नाम बदलते रहेंगे। मतलब कहीं आपको ग्रामवेल दिखाई देगा, कहीं पर आपको टॉरेंस दिखाई देगा, कहीं पर आपको गिलफर्ड दिखाई देगा। आप जब एग्जाम में जाओगे तो सोचे कि गिलफर्ड बताया था, इसका यूज बताया था। तो इसलिए पहले ही याद रखना, जो जो जहां जहां बताऊं से बड़ा। फिर उसके बाद एक उषा देवी भी आएंगे आज, नई नई, है ना। तो अभी तक किसी ने क्रिएटिविटी कौन कौन पढ़ के आया था? ठीक है, उषा जी कौन थी वो बताओ। सर जी इतना नहीं पढ़ के आई है ना। कौन और कौन पढ़ के आया था क्रिएटिविटी? तुमने ही कहा था ना पढ़ के आया था। देखो मैं कितने खुले में चैलेंज मारता हूँ तुमसे कि तुम सारे पढ़ के आ जाओ, फिर भी मेरा वाला नहीं पढ़ के आ सकते। और मैं तुम्हें वो पढ़ के दिखाता हूँ जो तुम्हारे क्या आएगा पेपर में। और ये चैलेंज या ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, मुझे को पता है कि तुम गधे हो। तुम घर जाते क्या है, भूल जाते हो। तुम्हारे अंदर का जो मोटिवेशन घर जाते क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्लास के दौरान में इतने वो करूंगा कि हाँ कुछ करो कुछ करो, उसके बाद अरे मास्टर जी पीपीटी तो लाएंगे, बना के पढ़ा तो देंगे। आप देख, तो उतना मिल जाए तो मैं तो उतना ही पूछ रहा हूँ, मैं कौन सा ज्यादा पूछ रहा हूँ। बताओ उषा कौन है? किसी की मम्मी का नाम उषा हो तो मैंने तुम्हें उषा की कहानी सुनाई थी कि नहीं सुनाई थी? नहीं सुनाई कहानी? जिसने सुनी वो चुप रहे ना, है ना। बाद में थोड़ी देर जब उषा आए ना तभी सुनाओ, है ना। अभी उषा आई नहीं जिस टाइम, है ना। उषा जो आएगी तभी सुनाएंगे, है ना। अब देखो क्रिएटिविटी के साथ जब चलोगे तो क्रिएटिविटी क्या कहता है, क्या नहीं। और अपने औजार थोड़ा सा रिलैक्स दो। ऐसे उठ जाते हो पेन लेके कि अभी का अभी अटैक मारोगे। पेन वैन बंद करो, पहले समझा करो। क्रिएटिविटी में अगर आप जाओगे तो देखो जहां क्रिएट वर्ड होगा तो सबसे पहले ना क्रिएट कहता है चैलेंज योरसेल्फ। क्या हुआ? चैलेंज। अगर आप अपने आप को चैलेंज ही नहीं कर सकते तो इसका मतलब आप कभी भी क्रिएटिविटी में जा ही नहीं सकते। क्योंकि क्रिएटिविटी वही करेगा जो कुछ क्या करेगा, नया। और जो नया करेगा उसे मतलब कहीं ना कहीं कोई चैलेंज है। अब अगर वो चैलेंज लेगा तो इसका मतलब एक बात तय है कि उस चैलेंज में उसे क्या होगा, रिस्क भी मिलेगा। ना ना ना, क्या मिलेगा? रिस्क। कि कोई भी लोग जो नया करते हैं, अब जिसने पहली बार मेरे से क्रिएटिविटी की फुल फॉर्म्स पढ़ी होगी, उन्हें आज कुछ क्या मिल जाएगा, नया मिल जाएगा। तो वही क्यों पढ़ाना जो ऑलरेडी क्या है, पढ़ चुके हैं कुछ नया। तो आप क्या कर रहे हैं, चैलेंज है। और उसके बाद क्या है, रिस्क टाइम है कि आप क्या करोगे। जब भी आप किसी चीज की क्रिएटिविटी में जाते हैं, जब तक आप उस रिस्क को नहीं लेंगे तब तक क्रिएटिविटी नहीं। अब आपने अगर रिस्क ले लिया तो इस रिस्क की वजह से ही आप ई पे क्या करोगे, अपने ज्ञान को क्या करोगे, इनहेंस योरसेल्फ। क्या होगा भाई, इनहेंस। तो यहाँ पर भी आपके सामने क्या आ जाएगा, इनहेंस योरसेल्फ, कि अपने आप को आप क्या करते रहोगे, बढ़ाते रहोगे आगे। अब उसके बाद अगर इनहेंस आ गया तो उसके बाद क्या होगा, ए से क्या है, आस्क योरसेल्फ। कि आपको अपने आप से क्या है, पूछना है कि भाई ये वाला जो काम मैं कर रहा हूँ इसके पीछे रीजन क्या है। मैं चाहता तो इसको आराम से सी फोर आपके सामने क्रिएट लिख सकता था, आर फोर क्या है, रिसर्च लिख सकता था। लेकिन हमने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, आज उन छोटे छोटे से करके कुछ नया बना लेते हैं। कि असलियत में क्या है, जैसे अगर क्रिएटिविटी में लास्ट का वाई होगा तो क्या हो सकता है। अब योर सेल तो बाद में आना है, तो कि यस से शुरू करो। अरे मेरे मुंह से निकल कर रहना है ना, है ना। है ना, तो हमेशा क्या करना है, यस। मतलब आप क्रिएटिविटी में अगर कभी कर रहे हैं, अगर आप अपने आप को नो बोल रहे हैं तो कभी क्रिएटिविटी नहीं हो सकती। क्रिएटिविटी क्या है कि हाँ हम इस चीज को क्या है करके देखेंगे। उसके अलावा अगर आप देखेंगे, ये टी से क्या आ सकता है बताओ जरा। थॉट प्रोसेस। क्या हो जाएगा, थॉट प्रोसेस। इसका मतलब ये जो थॉट प्रोसेस होगा उसके अंदर भी आप क्या कर सकते हो कि जब तक आप किसी चीज में थॉट प्रोसेस लाएंगे नहीं तब तक वो क्रिएटिविटी के दरवाजे पर जाएगा नहीं। अब आपने अगर इसमें थॉट प्रोसेस में भी डाल दिया तो थॉट प्रोसेस को डालने के बाद आप इसमें क्या करोगे ना, आई से क्या होगा, इनोवेटिव करोगे। क्योंकि कविता है ना, हाँ इनोवेटिव। क्योंकि इनोवेटिव का ही भाई सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई क्रिएटिविटी है तो उसका मतलब क्या है, इनोवेटिव है। इनोवेटिव के साथ अगर आप जाना चाहेंगे तो हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज जो इनोवेटिव है वो क्या है, न्यू है। कोई भी अगर चीज न्यू है तो इसका मतलब क्या है, ओरिजिनल है। तो अगर एक बात तो है कि कहीं पर भी कभी भी चले जाओ, क्रिएटिविटी कभी भी ना कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता। हमेशा क्या होगा, कुछ नया होगा, कुछ इनोवेटिव होगा। और एक वर्ड और आ जाता है जिसको आप बोल देते हैं नॉवेल। क्या बोल देते, इसका मतलब भी क्या होता है, नवीन। की कोई ऐसी चीज जो आपने बिल्कुल क्या है, आज से पहले ना। जैसे मैं क्रिएटिविटी वर्ड को डिफाइन कर रहा हूँ, तो अगर मैं क्रिएटिविटी वर्ड को डिफाइन कर रहा हूँ तो ये अपने आप में क्या है, क्रिएटिविटी है। क्योंकि किसी ने सोचा नहीं होगा, हमने से क्या कर लिया, सोच लिया। इसके बाद अगर कोई आगे आएगा और वो इस चीज को बनाना शुरू करेगा और तुम इसे देख लोगे कहीं जाके, तो तुम्हारे दिमाग में पहले आ जाएगा कि ये वाली चीज तो हमने क्या है, सर से क्या है, पहले ही पढ़ी। तो इसका मतलब कोई भी चीज जो ओरिजिनल पहली बार आपकी नजरों के सामने आएगी वही क्या कहलाए। अब आपने क्रिएटिविटी में अगर आई आ गया तो उसके बाद क्या होगा, वी से क्या हो सकता है, वेराइटी। अच्छा वेराइटी हर बार लिखते हैं, आज कुछ वी से नया वर्ड बताओ, एक नए वेरिएबल भी कुछ और सोचो सोचो है ना, वेरिएशन और कुछ। हाँ
वैनिश मतलब क्रिएटिविटी में वैनिश कैसे हो जाएगा? हम पैदा करने की बात कर रहे हैं, तुम खत्म करने की बात कर रहे हो। वैनिश का मतलब क्या आता है किससे ध्यान? तो अगर आप देते हैं तो क्रिएटिविटी ना, एक बात और याद रखना चाहिए, वैरायटी तो होगा लेकिन क्रिएटिविटी में क्या होता है? वैल्यू। वैल्यू मिस्टेक्स भी एक वर्ड होता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो वो क्या होता है, कई बार आप ना किसी चीज को जब क्रिएट करते हैं तो उसके पीछे का रीजन जानना भी क्या है? जरूरी है। जैसे जिसने जो बनाया, चाहे किसी ने मेडिसिन बनाई हो चाहे किसी ने बंदूक बनाई है, दोनों के पीछे कुछ ना, अगर वही वाली बंदूक अगर गन देखोगे आपकी सेफ्टी के लिए पे, वही चीजें किसी के क्या है? मर्डर के। दोनों के लिए पॉजिटिव भी और नहीं। जब आप उस वैल्यू के साथ आते हो तो इसमें आपका जो इनोवेटिव आइडिया तो था ही, लेकिन और क्या हो सकता है? हाँ, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव तो इसका मतलब किसी ने कुछ बात बोली तब करा तो ओरिजिनल हुआ नहीं। और क्या हो सकता? हाँ, किसने बोला? जिसने इमेजिन बोला, बिल्कुल क्या है? बढ़िया। क्योंकि जब तो आप क्रिएटिविटी करोगे तो आपको सीधी सी बात है क्या करना पड़ेगा? इमेजिन करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप किसी चीज की परिकल्पना कल्पना ही नहीं करेंगे तो क्रिएटिविटी कभी पैदा नहीं होगी। और अगर ये हो जाएगा उसके बाद आपके सामने क्या आ जाता है? एक टी। और टी का मतलब होता है ट्रुथ। क्या होगा यहाँ पर? क्योंकि कोई भी क्रिएटिविटी होगी वो हमेशा क्या होगा? झूठ नहीं हो सकती, वो क्या होगी? सच। क्योंकि अगर आप किसी क्रिएटिविटी को तैयार कर रहे हैं तो कभी फेक नहीं हो सकता, हमेशा क्या होगा? ओरिजिनल। तो हमने कहा क्रिएटिविटी के साथ, अब क्रिएटिविटी में जो आप नॉर्मल वर्ड ले रहे थे, देखो क्रिएटिविटी में अगर और भी, यहाँ चैलेंज तो लिया था, लेकिन क्रिएटिविटी अनकॉन्शियस होगी कि कॉन्शियस होगी? इसका मतलब ये भी दिमाग में रखेंगे। देखो सुनते जाओ भाई, यहाँ ना कुछ वर्ड ना अपने से क्रिएट कर लो ताकि जब सवालों के अंदर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे तो हमें लिखने की जरूरत ना पड़े। अब एक बात बताओ, जो भी क्रिएटिव होगा वो पुराना तो है नहीं, तो इसका मतलब एक बात तय है कि वो कन्वर्जेंट होगा कि डाइवर्जेंट होगा। तो इसका मतलब ये भी तय है कि जो क्रिएटिविटी है वो क्या होगी? डाइवर्जेंट। जैसे क्या बोला जाता है? अपसारी। हिंदी में क्या बोला जाएगा? अपसारी। अच्छा, अगर कोई चीज क्रिएटिव है तो इसका मतलब सीधी सी बात है वो क्या? यूनिक होगी। क्या होगी? यूनिक। इसका मतलब वो ऐसी चीज जो हमने आज से पहले ना देखी हो, बिल्कुल क्या ही है? नहीं। और क्या हो सकता है क्रिएटिविटी में? हाँ, अगर डाइवर्जेंट है, न्यू तो मेरे बच्चे लिख दिया ना, ये रहा न्यू तो लिख दिया। कुछ ऐसा जिस बोर्ड पे ना हो वो सोचो अभी फिलहाल। ओपन एंडेड, क्योंकि डाइवर्जेंट है तो हम ये जानते हैं क्या है? ओपन एंडेड भी है। और बताओ। हाँ, इसका मतलब अगर कोई क्रिएटिविटी करेगा तो इंसान क्या करेगा? डिस्कवर करेगा। और वो हमेशा उस चीज में क्या रहेगा? एक्टिव रहेगा। और कुछ? भाई मुझे लगता है इनकी तो हिंदी लिखने की जरूरत नहीं ना मेरे बच्चे, ये वर्ड गए जहां हो प्लीज हिंदी मीडियम। मतलब क्रिएटिविटी में टाइम मैनेजमेंट नहीं ले सकता, मैं टाइम ले सकता हूँ। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट होगा तो क्रिएटिविटी में ये नहीं पता ना कितना टाइम लगेगा। भाई उसे जो क्या नाम है, न्यूटन को जो उसे सोल्व करने में बनाने में हमने टाइम लिया, उसने तो उस पर क्या किया था? काम किया था। वो टाइम कितना लगेगा? वो बात शुरुआत में हर क्रिएटिविटी में टाइम लगेगा। जब वो क्रिएट हो जाती है उसका फॉर्मूला बन जाता है, फॉर्मूला बनते वो क्या हो जाती है? चीजें आसान हो जाती है। और कुछ? जी। क्रियोसिटी, बिल्कुल। इसका मतलब अगर आप सहना चाहते थे यहाँ पर सी से क्रियोसिटी बिल्कुल आ सकता है कि जब आप किसी चीज को वो कर रहे हैं क्रिएट, तो उसके अंदर आपके अंदर क्या है? क्रियोसिटी है, कुछ जानने की। बहुत बढ़िया। और कुछ? हाँ जी। एक्सप्लोर कर सकते हैं चीजें, इनहेंस कर दिया, एक्सप्लोर कर दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। और जो जो वर्ड आ रहे हैं ना प्लीज बोलते चलो। और आपको ये पहले लगता है कि आप इस पे ये सोचो कि मैं लिखवाऊं और आप बस लिखते जाओ, जब तक आप ना ये प्रोसेस नहीं डालोगे कि मैं आपके दिमाग में कुछ डालता हूँ, कुछ सोचो कुछ निकालो, वो जितना आप निकालने के फाइंड आउट करोगे उस दौरान ना आपका दिमाग एक प्रोसेस में है, लर्निंग के। तो यहाँ पर रिस्क भी आ गया, इनहेंस भी आ गया, रिस्क टाइम भी आ गया, सब कुछ। और भी कुछ हो सकता है? एक्सपेरिमेंट। तो क्योंकि क्रिएटिविटी है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या क्या चल रहा हो? एक्सपेरिमेंट चल ही रहा हो, कुछ ना कुछ नया। तो मेरे बच्चे अगर मैं इन शॉर्ट आपके सामने कहूं तो अगर क्रिएटिविटी की ये जो परिभाषा है, जो क्रिएटिविटी है उसके मॉडर्न फादर जो है वो है पॉल टॉरेंस। पहले सुनना, उतारना मत। इसकी कहानी अलग अलग तरीके से उतरी। जब आपने ना उसकी इंटेलिजेंस की थ्योरी पढ़ते हैं तो इंटेलिजेंस की थ्योरी में एक थ्योरी आती है SOI, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्चुअल, जिसे आप गिलफर्ड साहब ने दिया था। तो गिलफर्ड साहब जो तुमने देखा होगा डाइस की तरीके से एक 3D वो देते हैं, जिसे आप क्या बोलते हैं? सीपीयू मॉडल। क्या बोला जाता है? सीपीयू। जिसमें कंटेंट, ऑपरेशन और क्या आ जाता है आपका? क्या है? प्रोडक्ट। जब उसे दे रहे हैं तो उसी के अंदर उसमें एक चीज बताते हैं कि डाइवर्जेंट और क्या है? कन्वर्जेंट। तो नॉर्मल अगर आप ध्यान देंगे तो जो गिलफर्ड साहब थे वो आगे जाएंगे वहीं। तो जो क्रिएटिव कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट जो थिंकिंग है, या कन्वर्जेंट जो डाइवर्जेंट क्रिएटिविटी है, जब भी उसके, तो जहां पर भी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट वर्ड लिखा होगा उसके फादर ही गिलफर्ड है। तो अगर कहीं पर आ रहा होगा फादर ऑफ कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग, तो उनके फादर क्या है? गिलफर्ड। वो मैं आगे जहां आएगा वहीं लिखेंगे, बट यहाँ
क्योंकि उन्होंने शुरुआत करी थी। और क्रिएटिविटी के रियल फादर में दो ही इंसान जाने जाते हैं, एक तरफ गिलफर्ड जाने जाते हैं, दूसरी तरफ क्या टोरेंस। मतलब हम ये कह सकते हैं कि किन दो लोगों ने क्रिएटिविटी पर सबसे ज्यादा काम किया, तो वो दोनों में सबसे ज्यादा कौन निकल के आएंगे? पहले गिलफर्ड आएगा, उसके बाद क्या आएगा? टोरेंस। तो यार जीटी याद रखना, पहले गिलफर्ड याद रहेगा, फिर क्या रखना? अब ये दोनों आते हैं, चीजें बनाते हैं, क्रिएटिविटी जो कंपास करते, देखो इसमें क्या मिल गया आपको? क्या है? डिस्कवर। इसमें क्या मिल गया? न्यू। इसमें क्या मिल गया? ओरिजिनल। इसमें क्या है? आइडिया। इसमें क्या है? इसमें क्या है? सॉल्यूशन। किस चीज का? प्रॉब्लम। और आप ना कोई भी चीज क्रिएट तभी करते हैं जब आप ना किसी चीज में फंस जाते हैं। मतलब इन शॉर्ट इफ यू कैन से कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द मदर ऑफ क्रिएटिविटी। अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो और आप उसको सोल्व करना चाहते हो, तो इसका मतलब आप क्रिएटिविटी को क्या देते हो? जन्म। आप कहीं घूम रहे थे, घूमते घूमते हाथों में हाथ डाल के चल रहे थे, किसी परदेसी इंसान ने तुम्हें देख लिया, उस परदेसी इंसान ने जाके तुम्हारे घर पे बता दिया कि देखो तुम्हारे वाले जो देसी हैं वो कहाँ है, घूम रहे थे। उसके बाद मम्मी पूछे कि तुम कहाँ घूम रहे थे, और जैसे तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा पूरा का पूरा 360 दिमाग घूमेगा कि आज मैं कहाँ गया था, किसने कहा। और जब होगा, अब तुम्हारे पास बचने का जो तरीका होगा एक शानदार झूठ, और वो शानदार झूठ ऐसा होना चाहिए कि जो उसमें आंखों में बिल्कुल क्या हो, डर ना हो, है ना, बिल्कुल झिझक ना हो, और वो जैसे जितनी सफाई से आप उसे बोलेंगे, इसका मतलब वो भी क्या है? क्रिएटिविटी है। तो क्रिएटिविटी आप कहीं पर भी किसी भी जगह, जब याद रखना मैंने क्या बोला कि प्रॉब्लम सोल्विंग होगा, उसी की वजह से आप किसके जन्म लेते हैं? क्रिएट। नहीं तो अगर प्रॉब्लम नहीं तो हम कभी कुछ नया नहीं, हम जो चल रहा है उसी चीज का एज इट इज क्या करते चलेंगे? फॉलो करते चलेंगे। अब इतना होने के बाद, हाँ जी, नहीं, अब अगर आप क्रिएटिविटी के कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में जाना चाहते हैं, तो फिर हमें सिगमंड फ्रॉइड के उस मत पे जाना पड़ता है कि सिगमंड फ्रॉइड कहता है कि जो माइंड होता है वो अनकॉन्शियस पड़ा रहता है ज्यादा, कॉन्शियस होता है कम। तो जिस टाइम आप क्रिएटिव करेंगे तो अनकॉन्शियस माइंड कभी एक्टिव नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, आप देखो दो चीजें आज एक बताता हूँ, एक सवाल हो। क्रिएटिविटी का आना और क्रिएटिविटी किसके अंदर होना, एक टैलेंटेड और गिफ्टेड जो चाइल्ड होगा वो क्रिएटिव होगा, बट क्रिएटिविटी कर रहा होगा। क्रिएटिव का मतलब होगा कि अपने आप से कुछ ना कुछ क्या कर रहा है, वो ऐसी कोई क्रिएटिविटी नहीं कर रहा जो दूसरे के काम आ रही है। वो क्रिएटिविटी क्या कर रहा, अपनी चीजों को सोल्व। अगर वो एक चीज में कुछ कर रहा है तो दूसरे में शायद उस चीज को नहीं। हम यहाँ एक चैप्टर को पढ़ रहे हैं, ऑल जो ह्यूमन बीइंग पर क्रिएटिविटी कैसे काम करती है, ना कि किसी इंडिविजुअल के अंदर किस तरह काम करती है। आएगा धीरे धीरे, चलने दो भी। तो अब आपके साथ आज तो उसमें जेंडर के भी क्वेश्चन आएंगे ना, नीचे की तरफ आए थे। हाँ, अब जरा इसके बाद को हमने कहा कि अब जो आपका सवाल था, देखो इधर, यहाँ क्या नाम था आपका, आपने जो सवाल मेरे लिए वो पैदा किया ना, वो देखो यहाँ पर क्या लिखा है। ये तो हमने अभी फिलहाल क्या है, हम ये नहीं जान रहे कि क्रिएटिव चाइल्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, हम ये जान रहे थे कि मीनिंग ऑफ क्रिएटिविटी क्या होगा। तो मीनिंग ऑफ क्रिएटिविटी क्या होगा? कॉन्शियस रहना, है ना, कॉन्शियस माइंड में से देखना। उसके बाद दूसरा क्या होगा आपके सामने? अब कई बार आप ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कॉन्शियस माइंड से कुछ सोच रहे हैं, लेकिन उस टाइम वो दिमाग में आया नहीं और आप सो गए, और सोते ही ना अचानक आपके दिमाग में आ गया, तो आप उसे ये नहीं कह सकते कि आपका माइंड उस टाइम अनकॉन्शियस था। क्यों? क्योंकि आपका माइंड ना फिलहाल उस प्रोसेस में है जिसमें वो क्रिएटिविटी को, उसी चीज को क्या कर रहा है, ढूंढ रहा है। कई बार तुमने देखा होगा कि आपको ना कुछ सपने आते रहते हैं, और सपने ना अक्सर ना वैसे जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जिस टाइप की बातें आप सोच रहे हैं, आपके सपने भी क्या रहते हैं उधर के। कितने लोगों को सपने आते हैं? ऑब्वियस सी बात है, सबका आता है ना। कोई बात नहीं, फिर भी तुमने हाथ उठाया क्योंकि आदत ही हो रखी है ना, हैंड रेज करेंगे इस बार। ठीक, अब मैंने आपसे कहा कि क्रिएटिव जो यहाँ सवाल है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्रिएटिव चाइल्ड के क्या होने चाहिए। आपके दिमाग में जो जो वर्ड आपने मुझे अभी तक बताए थे, अगर वो सारे हैं, तो एक बार ना इस लिस्ट में वो सारे वर्ड फाइंड करो कि जो हम लिख के आए थे वो लाइनों में तो नहीं है कि नहीं। पहले लाइन में क्या कह रहा है, ये क्या है, डाय। अच्छा, लेटरल थिंकिंग क्या होती है? मतलब कोई ऐसी थिंकिंग जो आज तो सोचो, जरूरी नहीं कि आज ही काम आएगी, आने वाले टाइम में क्या है वो कभी, जैसे आप ना कुछ काम करते हैं, वो आज आपकी मदद नहीं हो सके, काम नहीं आया, लेकिन कभी ना कभी वो आपके क्या आ जाएगा काम। जैसे आपने उसके पढ़ाई के बारे में सुना है कि पढ़ाई कभी खराब नहीं जाती, वो कभी ना कभी आपके क्या आती है, काम। तो हम इसे कहते हैं कि पढ़ाई पढ़ने का, कि आज नहीं तो कल आपके काम आ ही जाएगी। चलो दूसरी तरफ देखेंगे, अभी मैंने बताया हैज ए हाईली डेवलप्ड क्या होगा, प्रो। इसका मतलब जहां जहां प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, वहां पर भी क्या है, क्रिएटिव। उसके बाद जिस बच्चे ने क्या बोला था, क्रिएट, किसी ने क्या बोला था, ओरिजिनल, किसी ने क्या बोला था, इमेज, ये भी हमारे पास अवेलेबल हो गया। उसके बाद उसमें जो सेंस ऑफ क्या होगी, अवेयरनेस, की वो हमेशा क्या रहेगा, उसके बारे में जागरूक रहेगा। जो मैंने कहा कि वो सोच रहा था, सो गया होगा,
बट उसका दिमाग कभी उस क्रिएटिविटी के लिए सोया नहीं था, इसलिए उसके अनकॉन्शियस माइंड में वही चीज क्या रही थी, घूम रही थी। उसके बाद वो हमेशा क्या रहेगा, क्यूरियस, किसने बोला था, इधर से। और उसके बाद क्या होगा, क्या होगा, इम्पल्सिव बिहेवियर का मतलब किसी को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं होता। इम्पल्सिव का होता है कि एक ना रेस्टलेस पीपल होते हैं, जिनके अगर दिमाग में कुछ आ गया तो जब तक वो पूरा नहीं होगा तो उस काम के लिए क्या है, लगे रहते हैं। जैसे अगर आप में से कितने लोग होंगे मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ लोग होते हैं जब जब तक उनका काम नहीं होता तो उन्हें भूख प्यास नहीं लगती, उन्हें लगता है पहले ये काम। हाँ, तो ये चीज है ना, नॉर्मली क्या होगी, मतलब जिस इंसान के साथ भूख है, कुछ लोगों को क्या लगता है कि रोएंगे लेकिन सोएंगे भी पूरा का पूरा, लेकिन कुछ लोग हैं जो रोएंगे लेकिन सोएंगे नहीं। तो अलग अलग लाइफ में अलग अलग चीजें हैं। लास्ट वाली लाइन में देखो, ये क्या होगा, फास्ट क्या होते हैं, लर्नर, और इनकी मेमोरी क्या होती है, गुड मेमोरी के साथ। और लास्ट वाली जो सबसे लास्ट की लाइन है वो क्या कहती है, इनमें क्या है, फ्लुएंसी ऑफ क्या होगा, आइडिया। इसका मतलब जो इनके आइडियाज होते हैं किसी एक चीज पर फोकस नहीं करते, हमेशा क्या करते हैं, नहीं। मान लो मेरी पीपीटी को कोई चुरा भी लेगा तो एक कहा जाता है कि याद रखिएगा, आपसे कोई आपका आइडिया चुरा सकता है लेकिन आपसे आपका हुनर नहीं चुरा सकता। तो इसका मतलब जो इंसान क्रिएटिव होगा उसके आइडिया कोई चुरा भी लेगा, वो अपना नया आइडिया क्या कर देगा, क्रिएट। अभी रिसेंटली एक वो है, क्या नाम है, एक कोरियन सीरीज आई थी, बियॉन्ड द बार। हाँ, बियॉन्ड द बार है, और जो बियॉन्ड द बार है दैट इज रिलेटेड विद क्या है, एडवोकेट उस पे होगा। तो इसमें क्या होता है, एक जो डिजाइन, एक ना आर्टिस्ट होता है, वो फेमस आर्टिस्ट होता है, और एक जो लड़की होती है फेमस आर्टिस्ट ने, वो मेंटली रिटार्डेड होती है। तो बचपन में उसके पापा क्या है, मर जाते हैं, तो जो डिजाइन वो करती रहती पेंटिंग, तो उसकी मदर ना हमेशा ये कहती है कि भाई तू पेंटिंग मत बनाया कर, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने फादर को, अपने वो हस्बैंड को याद करते रहे। तो उसने सोचा कि मैं अपने पापा के लिए क्या करूँ, तो उसने अपने पापा की एक पेंटिंग बनाती है, और उसमें कुछ ऐसे कलर जो है ना दे देती हैं, कुछ जो अंधेरे में क्या है दिखा, जैसे आपने उसमें देखा ना वॉच में होता है। तो वो क्या करते हैं, तो जब वो हुआ, उसने वो बना दिया, उसने किसी को बेच दिया, लेकिन वही सेम पेंटिंग किसी आर्टिस्ट ने बना दी, और आर्टिस्ट ने क्लेम कर दिया कि इस बच्चे ने क्या हुआ, मेरी पेंटिंग को क्या है, चुराया है। तो जब केस चलता रहता है तो पूछा जाता है क्या है क्या है, कोई नहीं पकड़ पाता, क्योंकि मेंटली तो जस्टिफाई नहीं कर पाती, क्योंकि कोई इसके सामने तेज बोलता था तो डर जाती थी। तो इस वजह से क्या हुआ, फिर फाइनली उसने कहा कि, उसने पूछा क्या है, तो उसने बताया कि मेरी पेंटिंग में जो है मेरे पापा की क्या है, फोटो है, और वो तभी दिख सकती है जब क्या होती है, लाइट क्या होती है, बंद। अब ये लाइट जब बंद होती है तो इसके साथ ही क्या करो, बता रहे हैं जब उसे, तो बाद में जो मेन वाला बंदा था उसने कहा मेरी है, सबने उसको माना, बट उससे पूछा गया क्या इसमें कोई फोटो वोटो, उसने मना कर दिया। और जब लाइट बंद किया गया तो उसके अंदर से वो क्या निकला, फोटो निकला। तो इसका मतलब हम ये नहीं कि इस कहानी से हम सिर्फ इस बात के साथ कि जब आप क्रिएटिविटी करते हैं तो जिस इंसान ने क्रिएटिविटी करी होगी उसका इन्वॉल्वमेंट इतना ज्यादा होता है कि उसे उसके हर एक चीज का क्या होगा, पता होगा। लेकिन जो चोरी करेगा उसे उसके हर चीज के बारे में पता नहीं हो। तो सेम तरीके से जब भी आएगा तो फ्लुएंसी ऑफ आइडिया जो है, एक फ्लुएंसी होगा, एक आपका फ्लेक्सिबिलिटी होगा, कोलैबोरेशन होगा, वो आगे आएंगे हमारे साथ। तो नॉर्मली अगर कोई बच्चा क्रिएटिव होगा तो मेरे बच्चे, आप इधर की तरफ जाने की बजाय आप बस सीधा दिमाग में रख के चलना हमारा पहले वाला पेज, कि हमें ये पता है कि जो क्रिएटिविटी होगी उसमें क्या होगा, क्रिएट भी होगा, उसमें रिसर्च भी होगा, उसमें एक्सप्लोर भी होगा, उसमें कुछ क्या होगा, नया। एकोमोडेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, जब मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, और कुछ नया करने वाला होगा तो हमेशा इसको क्या, जब चेंज है, नया है, तब ला सकते हैं, लेकिन एसिमिलेशन कभी भी क्रिएटिविटी का पार्ट नहीं हो सकता। तो उसके बाद हमने ये जान लिया कि अगर हम टी से जा रहे थे तो चलो हमने कुछ भी लिखा, लेकिन एक बात और है, जो भी क्रिएटिविटी करेगा उसे बार बार टेस्ट करेगा, क्या करेगा, टेस्टिंग करेगा कि वो काम करेगी, काम नहीं। तो ये जितने भी यहाँ पर आपके सामने वर्ड लिखे हैं ये सब किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्रिएटिविटी को। तो आप इसे उतारिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसको हटा देता हूँ, पता चला ये भी उतार लिया, फिर 2 दिन घर जाके यही सोचते रहे जीएसटी क्या लिखा था। आप ना अपनी तरफ से भी कुछ ऐड कर सकते हो, अगर आपको कुछ लगे क्रिएटिविटी में कुछ वर्ड आपके दिमाग में आ रहे हैं तो आप उसके बाजू में से क्या है, हाँ, फॉर्मेशन, हाँ कह सकते हैं, बाद में क्रिएटिविटी में आ जाएगा। कुछ भी तुम अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हो अगर लग रहा है कोई वर्ड या लेटर। डन। इसमें किसी को कुछ पूछना है भाई यहाँ तक? अच्छा, क्रिएटिविटी का एक जो टी होगा ना, एक बहुत प्यारा सा वर्ड नहीं आता, ट्राई अगेन, है ना? क्या हो सकता है कि भाई आप जब क्रिएटिविटी कर रहे हैं, एक बार नहीं सक्सेसफुल होंगे तो उसे क्या करेंगे, बार बार, तो क्या हो सकता है, ट्राई अगेन भी हो सकता है।
और क्रिएटिविटी में अगर एक आई आ सकता है तो एक आई से हम ये भी कह सकते हैं इंस्पायर करता है, मतलब क्या आई से क्या हो सकता है, इंस्पायर भी कर सकता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो जो तुम्हारे दिमाग में कुछ नए वर्ड आए, वो फायदा ये है कि सवाल ऐसे ना जो प्रैक्टिकल सवाल आते हैं कि इन चारों में से कौन हो सकता है, इन चारों में से कौन नहीं, वहां आपको क्या मिलेगा, फायदा। अब आते हैं भाई आगे की तरफ। डन, लिख लिया कि नहीं लिखा ये वाला, डन है। चलो, बाकी जितने लोग नहीं थे वो ग्रुप में ऐड नहीं होंगे, वे रुक जाना, जब क्लास खत्म होगी बाकी चले जाना। और इस बीच में शायद हो सकता है कि जो कमिंग होगा ट्यूसडे वेंसडे होगा, उस दिन ना एक बैकअप क्लास होगी, उस बैकअप क्लास में टॉपिक मेंशन कर दूंगा मैं कि वाला, तो जितने लोगों का जो टॉपिक नहीं हुआ वो क्या कर सकते हैं, आएंगे तो उसे अपना क्या कर लें, कवर कर लें। और जो टाइमिंग रखें, क्या रखें, 2 बजे, 3 बजे, 11-12 बजे के आसपास। अब क्रिएटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स याद रहेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगे, चलो आओ जरा भैया। नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी होते हैं, इसकी हेडिंग को ना एक बार हम रोक लेते हैं। आओ चलो बैठो जाए, इसको थोड़ी देर के लिए क्या कर लेते हैं, पॉज कर देते हैं। और वो पॉज क्यों कर रहा हूं, बाद में भाई आवाज नहीं, बेटा जल्दी बैठो। एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी हम बाद में देखेंगे, जिसमें हम वीआईपी मेथड यूज करते हैं, वो क्या होगा उसे मैं थोड़ा सा बाद में लेके चलूंगा। ये ना आज तक जब पढ़ाया गया था तो ये था, लेकिन ट्विस्ट क्या है, इसमें एक एडिशन और आ गया, और वो क्या आया है वो उसी के पर्सपेक्टिव में आगे दिखाऊंगा। फिलहाल आपके सामने एक हेडिंग होगी जिसमें आपके सामने सबसे पहले क्या आ जाएगा, जो अभी हम क्या कर रहे थे, जिक्र कर रहे थे, क्या होगा। तो आप ना एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी लिखो बस, और उसके बाद क्या लिख लो, गिलफोर्ड। क्या लिखोगे, गिल। अब जो एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी है उसमें वो चारों मैं हटा दे रहा हूं फिलहाल आपके सामने। यहाँ पर हेडिंग डाल लेना एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी। और अगर होगा तो, अगर किसी के बारे में होगा यहां से, तो याद रखना, अगर कोई पूछेगा गिवन बाय क्या है, तो याद रखना गिवन बाय क्या होगा इनका, गिलफोर्ड। तो गिलफोर्ड जो साहब थे उन्होंने इसके बारे में बात करी, और गिलफोर्ड ही जो है जो फादर ऑफ कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग अभी सारी वह अब सारी चिंतन के पिता, चिंतन के पिता। एलिमेंट्स जो है नॉर्मली क्या होंगे, 4 होंगे। अब इन 4 एलिमेंट्स पे जब जाएंगे, एक आपके सामने नॉर्मली होता है फ्लुएंसी। फ्लुएंसी का मतलब होता है इंग्लिश में, जो जो वर्ड मैंने तुमसे कहा था कि अगर आपने वो कभी नहीं सुना तो उसे ना ये देखो अपने रियल लाइफ में कहाँ सुना था, मतलब किताबी भाषा में नहीं सुना बट रियलिटी में कहाँ सुना था। तो अगर देखेंगे तो गिलफोर्ड साहब आते हैं और वो कंसीडर करते हैं क्रिएटिव थिंकिंग के क्या है, 4 एलिमेंट। इन 4 एलिमेंट्स में पहले वाला क्या आता है, फ्लुएंसी, दूसरा क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी, तीसरा क्या है, ओरिजिनलिटी, और चौथा क्या है, इसका मतलब ये क्या होंगे, 4। इन चारों को कोई सीक्वेंस नहीं होता कि पहले कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, इससे बिल्कुल छोड़ देना, कोई कहीं भी लिखो, 4 के 4 ही होंगे। अब देखो किसी चीज में अगर फ्लुएंट होना होता है तो नॉर्मली अगर आप में से किसी ने कहा कि आप हिंदी में बड़े फ्लुएंट है या इंग्लिश में बड़े फ्लुएंट है, तो आप उसके मतलब उसकी नॉलेज रखते हैं, उसकी स्किल रखते हैं, आप उसे क्या उसके बारे में अच्छे से क्या है बता सकते हैं। अगर फ्लेक्सिबिलिटी होता है तो मतलब आप रिजिड नहीं होते, आप चीजें क्या कर सकते हो, चेंज। मतलब मान लीजिएगा अगर कोई चीज मैंने बनाई है और अगर मैंने रटा होता तो मैं फ्लेक्सिबल नहीं होता, लेकिन अगर मैंने क्रिएट किया है तो इसका मतलब उसमें कुछ चेंजेस क्या है ला सकता हूं। तीसरी तरफ कहता है ओरिजिनलिटी, मतलब जो भी वो चीज है वो आज से पहले ना देखी गई हो, बिल्कुल एकदम क्या हो, न्यू हो, इसका मतलब वो यूनिक हो, वो क्या हो, यूनिक। और उसके बाद एलिब्रेट करने का मतलब हो हमने उसको क्या है, विस्तार किया। और आप चीजों का विस्तार करते हैं, मान लीजिएगा आपके पास एक ड्रेस है तो आप दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी तब लाए, तो इसका मतलब 1 से 2, 2 से 3, तो चीजें कैसे ऐड हुई, क्या हुई, ऐड। तो इसका मतलब अगर मैं एक एक वर्ड लिखूं तो एलिब्रेट का मतलब होता है किसी चीज में क्या करना, ऐड करना। ओरिजिनलिटी का मतलब होता है किसी चीज का न्यू होना या उस चीज का क्या है, यूनिक होना, एकदम क्या है, अलग होना, नया होना। उसके बाद और फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि आप उसमें क्या ला सकते हो, चेंजेस ला सकते हो। इसका मतलब एक तरीके से क्या है, वेरिएबल टाइप होते हैं कि हाँ जो भी आप। और बेटा फ्लुएंसी का मतलब होता है कि आप में उसकी क्या है, नॉर्मली अगर देखोगे तो एक ही चीज की आपके पास क्या है, नॉलेज है, और आप उसे अच्छे से क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, फ्लुएंट हो आप उस चीज में। तो अगर किसी के पास किसी चीज की नॉलेज है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें क्या होगा, फ्लुएंट। ये 4 बेसिक वर्ड हैं जिससे आपको सवालों का जवाब देना है। लेकिन 4 मीनिंग क्या, कोई एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में आपने कोई चीज को रिट्रीव कर लिया तो इसका मतलब आप क्या है, फ्लुएंट। जैसे अब देखो यहां की तरफ, तो सबसे पहले वाला क्या था हमारे सामने, फ्लुएंट। तो देखो इसमें क्या लिखा होगा, रिट्रीवल। क्या लिखा होगा, इसका मतलब जो मैंने पढ़ा था, जो मैंने समझा था, जो मैंने देखा था,
तो जब जब जरूरत आती है मैं उसे क्या कर लेता हूँ यूज। भाई इंग्लिश स्पीकिंग में कौन बढ़िया होगा, जिसके पास वोकैब क्या होगी अच्छी। हम ये नहीं देखते कि वो बोलता कैसा है, हम ये देखते हैं कि इसकी वोकैब कैसा। अगर मैं शशि थरूर की बात करता हूं तो क्यों अच्छे हैं, क्योंकि उनका जो वोकैब है वो क्या है, प्यारा है। तो इसका मतलब जिसके पास उन शब्दों को रिट्रीव करने की वो ताकत होगी, उसमें हम क्या कह सकते हैं, फ्लुएंट होना। कि देखो क्या लिखा, शो एन एबिलिटी टू प्रोड्यूस ए नंबर ऑफ क्या है, फिगल इमेजेस, रिट्रीवल इंफॉर्मेशन फॉर मेमोरी। मतलब जो मैंने याद किया था जब मुझे जरूरत होती है मैं उसे अच्छे से क्या कर लेता हूं यूज। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, यहाँ मान लीजिएगा आज आप अध्ययन मंत्रा में है, आज आपने अपनी क्लास ली है टीएम की, आपने इसे अपनी मेमोरी में जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आप उसे क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। और जब स्टोर कर रहे हैं, सेम जब आप जाते हैं DSSB का एग्जाम देने, तो जब DSSB का एग्जाम होगा उस एग्जाम हॉल में जब आप जाते हैं तो उस टाइम आप जैसे ही वो सवाल देखते हैं और उसका आंसर क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं या रिट्रीव कर लेते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, आपका फ्लुएंसी। एक और बताता हूँ एग्जाम, आप लोग व्हाट्सएप यूज करते हो, उसके बाद अगर मान लो कभी डेटा डिलीट हो गया तो आपने देखा होगा उसमें ना आप ड्राइव पे अपना डेटा क्या स्टोर करते हो। तो जब किसी दूसरे मोबाइल में जाओगे तो डेटा क्या कहते हैं, रीस्टोर। क्या करेगा, रीस्टोर। लेकिन उसी शब्द को हम अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते तो बोला है रिट्रीव करना। क्या होगा, रिट्रीव की कोई चीज चली गई थी उसे दोबारा से आप क्या कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। तो इसका मतलब आपके पास जो भी आपकी मेमोरी में है, जब जरूरत पड़ी आपने उसे सामने वाले के सामने क्या पेश कर दिया। इसका मतलब आपके पास उसकी फुल क्या है, नॉलेज है। तो फ्लुएंसी में हमने क्या है कि जो मेरे पास ज्ञान है समय आने पर उसका यूज करना ही मेरे लिए क्या होगा, फ्लुएंट होगा। देखो दो वर्ड अलग अलग है। रिवीजन वर्ड ना इसका मतलब कहता है कि आप क्या है सामने उसके आपको दिमाग में है ही नहीं। रिवीजन करने का मतलब होता है कि मुझे जो मैंने पढ़ा था मैं भूल गया, उसे बार बार क्या कर रिवाइव। रिट्रीव कहता है कि मेरे पास है और जब भी मुझे जरूरत है मैं उसे यूज करता हूँ। तो रिवीजन करना और रिट्रीव करना दोनों अलग वर्ड होंगे। रिवीजन है कि मैं जब जब आ रहा से बार बार के, जैसे एग्जाम के जाने से पहले आप अपनी किताब उठाए रखते हो कि जब एग्जाम सेंटर के बिल्कुल बाहर भी पहुंच जाओगे ना 5 मिनट, मम्मी दिखाने एक बार, अच्छा लो देख जाओ। मतलब उस 2 मिनट में तुम इस किताब में से कुछ नहीं देख सकते, बट स्टिल तुम्हें लगता है कि रिवीजन में कर लेंगे। लेकिन कुछ लोग मस्त में जाएंगे गाने वाने लगाकर, उसके बाद एग्जाम में क्या है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आपने स्टोर की थी रिट्रीव, जब अपन ना जो वो पढ़ाया होगा मैंने तुम लोग को, कुछ लोगों को कम्युनिकेशन का टॉपिक पढ़ाया होगा, सेंडर होगा, मैसेज होगा, रिट्रीवल होगा, इनकोडिंग डिकोडिंग वाला नहीं है तो फिर वहां जाना। रिवीजन एक अलग वर्ड है और क्रिएटिविटी में रिवीजन का नाम नहीं आएगा। रिवीजन का मतलब री होगा, री का मतलब दोबारा होगा, और जो काम दोबारा होगा वो कभी भी ओरिजिनल या कभी भी क्रिएटिव नहीं हो सकता। डन। अब आपने जब फ्लुएंसी पे आ गए तो दूसरा वर्ड आपके सामने क्या है, हमने कहा कि हमारे पास जो भी था, अब क्या हो गया, फ्लुएंसी का मतलब क्या है, मेरे पास क्या है, लार्ज वैरायटी ऑफ आइडिया है, जिसको मैं जब जब होता है एक ही पर्टिकुलर, मैंने तुम्हें क्या बोला कि अगर कोई चीज मैंने बनाई है और मान लो उसमें कुछ गड़बड़ हो गई तो उसे मैं सही भी कर सकता हूं। लेकिन जो चीज मैंने बनाई किसी और ने उसको कॉपी किया, तो अगर उसमें कुछ गड़बड़ हो गई तो क्योंकि उसे उसका बेसिक्स नहीं पता होगा तो उसे रिट्रीव भी नहीं कर सकता। फ्लुएंट का मतलब था नॉलेज का यूज करना, और इसके बाद क्या हमारे सामने क्या कहता है, फ्लेक्सिबिलिटी, कि जब भी उसमें कुछ आता है तो मैं आसानी से मैं क्या कर सकता हूं, चेंजेस। आप क्रिएटिविटी के इन चारों वर्ड को जब गिलफर्ड बताता है, वो कहता है एक बच्चे को आपने पढ़ाया या कुछ जानकारी दी, उस जानकारी को बच्चे ने अपने तरीके से अपने नए नए एग्जाम्पल में अगर उसे यूज करना सीख गया तो इसका मतलब क्या बन गया, फ्लेक्सिबल। जैसे मैंने तुम्हें एक एग्जाम्पल बताया, आपने उस एग्जाम्पल को कहीं पर भी यूज किया तो आप फ्लुएंट हैं। लेकिन जो मैंने एग्जाम्पल बताया उसी एग्जाम्पल से आपने कुछ नए एग्जाम्पल क्रिएट कर दिए तो आप क्या हो जाएंगे, फ्लेक्सिबल। इसका मतलब आप उस एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए कभी भी रिजिड नहीं है, आप चीजों को खुद से क्या कर सकते हो, क्रिएट। तीसरे वाला क्या था हमारा, ओरिजिनल। तो जो तुमने क्रिएट किया था वो ओरिजिनल होगा कि कॉपी होगा, और वो कॉपी इसलिए नहीं हो क्योंकि आपने नया बनाया, और वो नया इसलिए बना क्योंकि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी थी। और फ्लेक्सिबिलिटी क्यों थी, क्योंकि आप पहले से उसके बारे में नॉलेज रखते हैं। तो नॉलेज का मिलना क्या था, फ्लुएंट होना होगा। उसमें क्या लेना, वैरायटी लाना, क्या कहलाएगा, फ्लेक्सिबल कहलाएगा। उसके बाद उसको ओरिजिनल मोड दे देना, क्या लिखा होगा, स्टैटिकली क्या लिखा होगा, शो एन एबिलिटी टू प्रोड्यूस, क्या लिखा होगा, और उसके बाद क्या लिखा होगा, यूनिक। अब एक बात सोचो, जब हम यहां लिख रहे थे तो हमने इस वर्ड के सामने अपना क्या लिखा था, न्यू, और क्या है, यूनिक। तो हम ये कह रहे हैं कि मेरे पास अगर नॉलेज है, टाइम पे उसे यूज कर रहा हूं तो वो क्या है, फ्लुएंसी। उसी में अगर मेरे पास नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग न्यू चेंजेस ला रहा हूं, क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। उसके बाद उसमें क्या है, हर रोज कुछ जो यूनिक आ रहा है उसे कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा, बार बार एग्जाम्पल सेम नहीं दे रहा। और उसके बाद मेरे बच्चे जो मेरे पास नई चीज आई है वो मेरी नॉलेज में क्या हो जाएंगी, ऐड
और जो ऐड होना होगा यही मेरे लिए क्या बन जाएगा, हमारा क्या है, द नंबर ऑफ क्या लिखा होगा, एडेड आइडियाज जो डेमोन्स्ट्रेट करेंगे उस डेवलप को, वो क्या कहलाएगा, 11। एक बार भूल जाओ मैंने क्या बताया, तुमने क्या, हमने कहा सबसे पहले हमारे सामने कौन आने हैं, गिलफर्ड साहब। गिलफर्ड साहब ने एलिमेंट्स क्रिएटिविटी के कितने दिए हैं, 4। पहले वाला क्या दिया है, फ्लुएंट, दूसरा क्या है, फ्लेक्सिबल, तीसरा क्या है, चौथा क्या है, जब नॉलेज है रिट्रीव करना है टाइम पर, वो क्या कहलाएगा, फ्लुएंट होना। जब नॉलेज है उसके वैरायटी लेके आना, वो क्या है, फ्लेक्सिबल। जब नॉलेज है उसमें कुछ नया लाना, वो क्या है, क्या होगा, ओरिजिनल। और जब नॉलेज है और उसको क्या करते हैं, ऐड करते जा रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, आपका एल। ये थे हमारे 4 एलिमेंट्स। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है हमारे सामने, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखने की जरूरत, देखो अपनी नोट्स ना उतने मत बनाओ कि एग्जाम में सारे पढ़ भी ना पाओ। हमेशा ना नोट्स जो होते हैं वो टू द पॉइंट होने चाहिए, प्रिसाइज होने चाहिए कि टाइम पर काम आ जाए। पूरी किताब पढ़ोगे तो फिर दिक्कत। तो अपने को समझ में आ गया, गिलफर्ड साहब 4 एलिमेंट देते हैं। 4 एलिमेंट का नाम क्या है, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी और क्या कहलाएगा, ओरिजिनल और नो। किसी भी किताब में आज तक ये नहीं बोला गया सीक्वेंस में होते हैं, लेकिन नॉर्मली अगर पढ़ा जाता है तो सीक्वेंस में ही आ जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले आपने आइडिया को रिट्रीव किया, फिर आपने उसमें चेंजेस लाए, फिर उसमें आपने यूनिक किया और उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो ये चारों लिखो, उसके बाद आगे बढ़े। किसी को कुछ पूछना हो यहां तक तो पूछ सकता है। और ये वाली चीज मेरे बच्चे, किसी को एनआईएस में पढ़नी हो ना, जाके पढ़ लेना, इससे कम ही मिलेगी, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। तो प्लीज अपने दिमाग से ये वाला डर और ये वाली बात निकाल दो कि एनआईएस कोई नई चीज है। मार्केट में जाते हैं तो लोग ना उसके 12-12 13-13 सेट खरीद रहे हैं, वो सिर्फ खरीदते टाइम अच्छे लगते हैं, वो पढ़ते टाइम अच्छे नहीं लगते। अगर तुम्हें लग रहा है तो किसी को पढ़ना हो तो मैं 13 सेट दे देता हूँ, पूरे 1 महीने के लिए पढ़े हो, और 1 महीने बाद मुझसे मिल ले कि उसने क्या पढ़ा होगा। क्योंकि आपको, आप कल ना परसों में एक पीपीटी बना था, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जब ये खत्म हो जाएगा तो हम सीडी पे भी शुरू करें, प्याजे। तुम सोच नहीं सकते, प्याजे के सेंसरी स्टेज तक आते आते मुझे ना 71 स्लाइड हो चुके हैं। कितनी स्लाइड हो चुके हैं, और लोग ना प्याजे को खत्म कर देंगे 10 या 12 स्लाइड में। सोचो, सेंसरी इमिटेशन तो सुना होगा, तो मैं ये भी नहीं पता कि इमिटेशन के अलग से 3 टाइप होते हैं। तो टाइप ऑफ म्यूटेशन क्या होता है, तो ये वाला। तो जिन लोगों का बैच 2024 का था और खत्म हो गया था, वो एडमिशन अब दोबारा लेंगे, क्योंकि प्याजे आते उनका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आपके सामने एक नई चीज आ जाएगी जिसको लिखेंगे टाइप ऑफ क्रिएट। लिखो भाई, टाइप ऑफ क्रिएटिविटी। क्या हो सकते हैं टाइप ऑफ क्रिएटिविटी? पहले टाइप ऑफ क्रिएटिविटी क्या था, सामने ही तो लिखी थी। क्या लिखी है? और ऐसे सोचने में लग रहे हो कि टाइप ऑफ क्रिएटिविटी क्या होती है, सामने नहीं लिखा। क्या होती है? 2। कौन कौन सी होती है? वर्बल। तुमसे सच बताऊं, नकल करनी भी नहीं आती अच्छे से, है ना। एक क्या है, वर्बल, और एक क्या है, नॉन। ये मैडम कह रही इन्होंने बोला था, तो अब ये बताओ वर्बल और नॉन वर्बल होती क्या है? वर्बल जो बोलते हैं, और नॉन वर्बल जो सिर्फ एक्शन में करेंगे। चलो गलत जवाब। सुनो, आ जाओ, कोई बात नहीं। हाँ, अब अगर इसको समझना है तो क्रिएटिविटी का पार्ट क्या होगा। क्रिएटिविटी में अगर टाइप पूछेंगे तो ये तो क्लियर होगा कि 2 होंगे, एक क्या होगा, वर्बल, और एक क्या होगा, मेरे बच्चे, जहां पर LSRW आता हो वो हमेशा याद रखना क्या होगा, वर्ब। क्या बोल रहा हूं मैं, जहां पे LSRW, इसका मतलब कहीं पर भी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग होगी, वो हमेशा क्या कहलाएगी, वर्ब। अब देखो, जैसे मैं इतनी बार बोल चुका हूं कि जब मैं पढ़ा रहा हूं तुम लिखा मत करो, लेकिन अगर कोई इंसान मेरी बात नहीं समझ रहा है, उसे लिखे ही जा रहा है, तो मैं उसे इंसान कहूं कि जानवर कहूं। तो इसका मतलब जो मुझे लिखता मिलेगा आज के बाद में उसे गधा, कुत्ता, बंदर, घोड़ा, जो ये नाम लिया करो, ठीक है। तो लिखने वाले लिखो जैसी उसकी वो है, मतलब मेल को मेल वाला नाम दिया जाएगा, फीमेल को क्या है, फीमेल वाला। तो ये ना सोचें। अब LSRW में जब मैंने कहा, तो इसका मतलब अगर मैं तुमसे कह रहा हूं कि मुझसे इंसान को, गधा, कुत्ता, बिल्ली, जो भी, तो ये मेरी टाइप ऑफ किस क्रिएटिविटी में आएगा, किसमें, वर्बल, क्योंकि मैं इसे क्या कर रहा हूं, बोल। तो जहां पर भी LSRW होगा वो, लेकिन उन्हें बिल्कुल कि कोई चीज ऐसी है जिसे आप इमेज से दिखा रहे हो। क्या दिखा रहे हो, इमेज, मतलब जिसके पास LSRW का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, वो किस में चला जाएगा, नोन। अब देखो यहाँ पर आराम से पढ़ना, बस छोटे हम देखो, मेरा मतलब तुम्हारे लिए ये लिखवाना नहीं कि जो आगे का है, मेरा सिर्फ है कि एक ही स्लाइड हो, इस स्लाइड पे जो कॉन्सेप्ट लिखा हो वहीं खत्म हो जाए। अब देखो, पहले वाले 2 टाइप हो गए, क्या है, वर्बल, और एक क्या है, नॉन। मेरे बच्चे एक बार वर्बल को पढ़ो, क्या लिखा है। वर्बल जो क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी यूज क्या कर रही है, वर्ड्स को, और क्या है, लैंग्वेज। इसमें देखो क्या आ जाएगा, इट एक्सप्रेस क्या है,
स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग। तो LSRW से आ गया। और इसमें एग्जाम्पल क्या होगा? स्टोरी राइटिंग, पोइट्री और क्या। तो जिस बच्चे ने जब एस्से लिखा था ना, एस्से बोला था, तो इसका मतलब एस्से कभी नॉन वर्बल नहीं आएगा, एस्से किस में आ जाएगा? वर्ब। अपन का फायदा क्या हो गया? अगर हम कन्वर्सेशन करेंगे ना, तो वो चीजें ना दिमाग में ज्यादा टाइम तक क्या रहेगी? याद। अगर तुम लिख दोगे तो लिखने के बाद थोड़े टाइम बाद फिर उसे क्या कर जाओगे? भूल जाओ। तो एक बात बड़ी कंफर्म हो गई कि कोई भी वर्बल क्रिएटिविटी वही हो सकती है जिसके पास क्या होगा? LSR। अगर ये चारों चीजें हैं तो वो क्या है? वर्बल में है। और अगर ये चारों चीजें नहीं है तो वो क्या होगा? नो। अब आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे पेंटिंग भी राइटिंग होती है, तो पेंटिंग राइटिंग नहीं होती, ये याद रखना। उसके बाद देखो इसमें क्या करते हैं, आपने क्या कर दिया? क्रिएट क्या कर दिया? स्लोगन। जैसे अगर वहां आपने बोला था कि हमने कुछ लिख दिया उसके बाद दिखा दिया, अब इस चीज को एग्जाम्पल के साथ देखो कि यहां पर इसमें क्या लिखा है कि कोई भी ऐसी क्रिएटिविटी जो एक्सप्रेस किसके द्वारा करी है? पिक्चर्स के द्वारा, क्या है? शेप के द्वारा, डिजाइन, या फिर क्या है? कोई भी नॉन लिंग्विस्टिक। इसका मतलब जहां लैंग्वेज नहीं है वो क्या कहलाएगा? नॉन वर्बल। और जहां पर लैंग्वेज है वो क्या कहलाएगा? वर्ब। जैसे अपन ने कल कॉन्सेप्ट सीखा था कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन आई एंड मी। तो आई बिल्कुल सिंपल हो गया था कि इंडिविजुअल है तो क्या है? आई है। और सोशल है तो इसका मतलब क्या है? मी है। तो लोगों के बीच में खुद को बताना क्या कहलाएगा? मी। लोगों के बीच में खुद को बताना तो क्या है? मी। और लोगों के बीच में अपने आप को कुछ नहीं करना, अपने को तो क्या है? आई। चले आगे। तो विजुअल वाले में क्या होगा? इमेजिनेशन भी आ गया इसमें। अब आओ जरा फटाफट। तो एक बात बड़ी प्यारी सी दिमाग समझ में आ गई कि हमारे सामने कितने टाइप की क्रिएटिविटी होगी? दो। एक क्या है? वर्बल। और एक क्या होना? तो इसका मतलब वर्बल वो होगा जिसमें क्या होगा? LSR। और जो क्या होगा? नॉन जो होंगी, नॉन LSRW जो होंगी वो हमेशा लिंग्विस्टिक रखो या LSRW वाला रखो, वो क्या होगा? नॉन वर्बल। अच्छा, अगर मैंने तुमसे ये कहा कि नॉन वर्बल ये है, तो नॉन वर्बल में आपके सामने ये आ गया कि इसमें पिक्चर्स हैं, शेप है, डिजाइन, बताइए इसमें कैसे क्रिएटिविटी पता चलेगी? इसका मतलब वो क्या है? क्रिएटिविटी है, उसने अपना। कई बार आपने कुछ फोटो, जैसे तुमने SSB का इंटरव्यू सुना होगा, तो SSB के इंटरव्यू में क्या दिखाया जाता है? एक पिक्चर दे दी जाती है, उस पिक्चर पे क्या करता है भाई? बोलते हैं। और तो छोड़ो, जब अपन ना इंटेलिजेंस का टेस्ट पढ़ेंगे तो तुमने कभी पढ़ा होगा, रेवन का टेस्ट पढ़ा होगा, प्रोग्रेसिव वो पढ़ा होगा, उसके बाद रोसार का पढ़े होगे ना, तो वो सारे भी इसी तरीके का क्या क्या एग्जाम्पल आएंगे जहां वुमेन जो मैन है उसे क्या है भाई, जो उसमें एनिमल्स की फॉर्म में दिखाया गया है, तो उसमें बताते हैं कि एनिमल क्या कर रहा है। ये देखा कि मैन जैसे चाय पीते हैं तो एनिमल भी क्या कर रहा है? चाय पे। जब इंटेलिजेंस की थ्योरी पढ़ेंगे तब चलेंगे, फिलहाल यहाँ तक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आपके सामने आ जाती है यहाँ पर, इसके एग्जाम्पल क्या है? देखो, ड्रॉइंग है, क्या है? पेंटिंग है, डिजाइनिंग है। इसके अलावा क्या कर रहे हैं? कंप्लीटिंग क्या कर रहे हैं? इनकम्प्लीट फिगर क्रिएट कर रहे हैं, पैटर्न और ऑर्गेनाइज। याद करो बचपन में जब न्यूज़पेपर में ना एक कुछ फोटोग्राफ्स आते थे, उन पे ना 1 2 3 4 5 कुछ लिखा होता था, और जब आप उसे क्या करते थे? कंप्लीट पिक्चर बनाते थे। वो भी किसका पार्ट हो जाएगा? नॉन वर्बल क्रिएटिविटी का। डन। तो आप आजकल जो बच्चे में देखा होगा, कुछ आपने न्यूज में, रील वगैरह में देखा होगा, कोई एक जो कोई पिक्चर बना रहे, उस पिक्चर से बच्चे को कई सारी चीजें क्या कर रहे हैं? सिखा रहे हैं। तो सारे नॉन वर्बल क्रिएटिविटी का पार्ट होंगे। नेक्स्ट जो हेडिंग है उससे पहले एक सवाल है आपके सामने, ये एग्जाम में आया सवाल है। क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ वर्बल क्रिएटिविटी? अब वर्बल कौन सी थी भाई? LS। आप इसमें देखते हैं कि कहां कहां LSRW हमें क्या है? दिख सकता है। LSRW यहाँ, यहाँ या कहां दिखाई देगा? बताओ। ए किसका है आंसर? आज तो पीछे वाले को दिक्कत नहीं हो रही होगी ना कुछ। पहला किसका आंसर? हाथ उठाएं। चलो, दूसरा कितने लोगों का है? तीसरा, तीसरे के लिए कुछ हाथ उठे हैं। चौथा, फोर्थ वाला? अरे कहां नहीं दिख रहा? भगवान, इनके दुख ही खत्म नहीं हो रहे, बैच खत्म हो जाएगा ये। क्या पूछ रहा है? नोट अ टाइप। तो आंसर क्या होगा? ए, बी, सी, सी। कितने का है सी? गलत है। आंसर क्या होगा? डी होगा। इतना खुश हो गया रहते हैं, तो आंसर क्या होगा? डी। क्या होगा? यूजिंग क्या करना है, क्योंकि गैजेट में जो होगा उसमें कुछ वैसा वर्बल वाला पार्ट नहीं होगा। चलो, अब आता है क्रिएटिव थिंकिंग प्रोसेस। हेडिंग डालो क्रिएटिव। हाँ जी। लिसनिंग और रीडिंग में क्रिएटिविटी कैसे होगी? तुमने कई बार देखा नहीं, मिमिक्री करने वाले लोग। अच्छा, लिसनिंग में, अरे लैंग्वेज में हमने, स्पीकिंग में आ गए थे, लिसनिंग में क्या होगा? क्रिएटिविटी नहीं। कुछ लोग ना जब ध्यान से सुनते हैं तो उन सब के अंदर का वो, जैसे वो नहीं देखे,
क्या बोलते हैं, अरे जो इसमें आर्मी में और इसमें RRAWS में होते हैं ना, रो, और इसमें होते हैं वो जो कोड करते हैं, डिकोड करते हैं, वो क्या होता है? क्रिएटिविटी नहीं होता वो। नॉर्मल कोई भाषा है कि उस भाषा में से उस कोड को निकालना, उसके बाद बताना, यहाँ है ना। हाँ जी दोस्त। कौन? कंपोजिंग, ठीक है। आप ना जब कंपोज करोगे म्यूजिक को, तो दोस्त ना म्यूजिक की लैंग्वेज होती है सिंबल्स में। आप ना अगर वो जो भाषा होती है ना म्यूजिक की, जो लोग ये कुछ पढ़ते हैं, ये कुछ करते हैं, उसकी भी लैंग्वेज होती है। नहीं नहीं नहीं, आप अच्छा म्यूजिक बनाओगे, आप अगर म्यूजिक बनाओगे तो म्यूजिक की इंफॉर्मेशन, म्यूजिक की क्लासेस जो लेते हैं ना, जैसे आर्ट एजुकेशन होता है ना, तो आर्ट एजुकेशन में आपको बताया जाता है कि जो सॉन्ग है ना, ऊपर साउंड का, नीचे का, वो पूरी लैंग्वेज होगी। हाँ। हाँ, म्यूजिक तो एक भाषा है ना, एक शब्द म्यूजिक तो अपने आप में भाषा होगी ना, कि भाई आप, अच्छा सुनिए, एक काम करते हैं, रुको रुको रुको, एक चीज सुना रहा हूँ, सुने। तुम भी बहुत लाइव एग्जांपल दिलवाते हो। चलो बताओ गाना कौन सा है? ये गाना बताना कौन सा है? यहाँ तक कि ये जो अगर म्यूजिक की आवाज है, ये भी अपने आप में क्या है? भाषा है। कई बार आप गाने को नहीं, क्योंकि आपने गाना सुना नहीं होगा। निकम्मा बेफिजूल, मगर फिर भी कबूल है, भूल जलाल इश्क ये हो चलो। इसका मतलब तुम अच्छा म्यूजिक सुनते ही नहीं। चलो, इनकी आवाज, हाँ क्या? मैं, हाँ, गाने हल्के सुनने चाहिए, बम बम गाने तो ना सुनने चाहिए। ये वाला अब सुनो जरा एक बार, जो सवाल है उसका जवाब एक्सप्लेनेशन के साथ क्यों दिया। जब हम कोई गाना सुनते हैं, मान लीजिएगा आप परेशान हैं, तो आप ना अपने मूड के हिसाब से क्या सुनते हैं? गाना सुनते हैं। तो आप जो, अब उसके बाद ना आप गाना भी वैसा ही क्या करते हैं? सर्च। हम जब क्रिएटिविटी के पहले, तो एक बार ना आज आप लोगों से एक चीज और बता दूं, ये आप सबके लिए, एक वर्ड ना होता है क्वेश्चनिंग करना, क्वेश्चन करना, क्वेश्चनिंग करना, और एक होता है बस कि आपने, किसी ने कुछ बताया और आपके दिमाग में आ गया कि उस पे ना एक सवाल पैदा, मतलब आप इसे क्वेश्चन, उसे एक सवाल जो आर्गुमेंट में भी जा सकता है, एक क्या हो सकता है, उसके अगेंस्ट डिबेट टाइप में होगा। जब आप कोई सवाल पूछते हैं ना, तो उस सवाल के पूछते टाइम ना आप ये दिमाग में रखोगे, इसका जो क्रिएशन है, इसका जो मतलब जन्म है, वो कहाँ से हुआ, ओरिजिन कहाँ है। जब हम क्रिएटिव थिंकिंग की बात करेंगे, तो हमारा दिमाग सिर्फ ये जा रहा है कि हमने पिछले वाली स्लाइड पे पढ़ा कि हमारे सामने था, क्रिएटिविटी के दो पार्ट होते हैं, एक क्या होता है वर्बल वाला, और एक क्या है नॉन। एक बार यहाँ, तो वर्बल और नॉन वर्बल में ही हमने ये बताया कि एक ऐसी चीज है जिसके साथ लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक LSRW आया, एक ऐसा है जिसके साथ LSRW नहीं। अब हमने कहा कि क्रिएटिविटी वो चीज थी जिसमें हम क्या कर रहे हैं? कुछ नया कर रहे हैं। क्रिएटिविटी का मतलब बेसिकली तो ये था, कुछ नया। तो जो नया करा, एक तो नया करने का माध्यम क्या हुआ? वर्बल, और एक क्या हुआ? नॉन। अब मैं कुछ नया कर रहा हूं, और मैंने कोई एकदम से MF हुसैन जैसे थे, तो उन्होंने अपने सामने, लोगों के सामने एक नई पेंटिंग बनाई। वो पेंटिंग जो हमें देखने में कूड़ा लगती है, वही पेंटिंग लोग उसे करोड़ों करोड़ रुपए में क्या करते हैं? खरीदते हैं। हमारे सामने दा विंची वाले वो जो मोनालिसा वाले जो पेंटिंग है, वो क्रिएटिविटी का क्यों पार्ट आ जाती है? क्योंकि वो बिना बोले भी बोलती है। मतलब उसमें ना तो कोई L है, ना S है, ना R है, ना W, बट उसे देखने के बाद भी लगेगा ये हमारी तरफ ही देख रही है, हमारी तरफ मुस्कुरा रही है, जैसा कि लोगों ने इसे बना दिया, चाहे वो देखे चाहे। अब इसको देखो, मैं पढ़ाए आ रहा हूँ, इसको बता बाथरूम में वहां क्या मिल रहा देख के। आप बताओ, वो वहां से कोई बाथरूम में जाएगा, तुम उसे देख के क्या करोगे? मैं भी देखता रहूंगा, जो जो घुसेगा उससे पहले ये देखो, है ना। लेकिन तुम लोगों का यहाँ से निकलेगा वहां तक, ये मैंने नोटिस किया 50 बार, कि कोई भी बाथरूम की तरफ जाएगा, तुम इसे ऐसे देखो, पता नहीं ऐसा क्या गुनाह करने जा रहा। नहीं वो, अरे
हाँ जो भी था, मैं ये नहीं कहना चाह रहा, आप नहीं, आपके अलावा बहुत सारे लोग थे ऐसे, देखते हैं पता नहीं कौन चला गया, अरे वो छोड़ो। अब क्रिएटिविटी क्या है, क्रिएटिविटी को हमने शब्दों, जैसा आपका सवाल है दोस्त, तो म्यूजिक जब आप बना रहे होंगे ना, तो म्यूजिक बनाते टाइम अगर आप देखेंगे यहाँ, तो म्यूजिक बनाते टाइम म्यूजिक वही जान बता पाएगा जिसको म्यूजिक की क्या होगी, नॉलेज। अब अगर वो नॉलेज होगी तो उस म्यूजिक में वो कुछ नया कर रहा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है हम उस क्रिएटिविटी पे बात कर रहे हैं कि म्यूजिक में कुछ नया करना। अब नया चाहे उसमें साउंड दे दे, चाहे उसमें वो जैसे कोई आलाप बढ़िया सा कोई गा रहा होगा, कोई सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा होगा, ए आर रहमान का देखोगे तो आपको सिर्फ वो दिखेगा कि म्यूजिक उसके वही चलते हैं, आप प्रीतम को देखोगे तो आपको पता चलेगा अलग, के आवाज सुनोगे तो अलग, तो वो सारी चीजें। बट नॉन वर्बल क्रिएटिविटी क्या है, नॉन वर्बल क्रिएटिविटी नॉर्मल मिलेगी जिनमें आर्टिस्ट हुए, जैसे आप ना मान लो कोई भाई पोर्टर जो होता है ना, जो बनाता है, तो अगर वो कोई चीज इमेज से बना रहे, तो मार्केट में जाओगे और आपके सामने कोई मॉडल रखा होगा, आप उसे देखेंगे और उसे देखने के बाद बोलेंगे यार कितना प्यारा बना रखा है, तो आप उसे अपने घर पे क्या है उठा के ला रहे, तो उसमें कोई भाषा नहीं दी, बनाने वाले ने आपको ये नहीं कहा इसमें ले, उसमें सिर्फ आपने देखा और आपके नजर होगा। तो नॉर्मली दो बात याद रखना, जहां LSRW है वो, लेकिन अगर और सिंपल कर दूं तो जहां पर आपको चीजें किस में दिख रही हैं, विजुअल फॉर्म में, क्या दिख रही है, विजुअल फॉर्म में, तो याद रखना वो किसका पार्ट चले जाएंगे, आपका नॉन वर्बल क्रिएटिविटी। तो लैंग्वेज का जो पार्ट, भाषा जो है ना, वो संगीत के हम लिखते हैं ना, संगीत की वजह। एक चीज और बताता हूं, अगर आप, एक वर्ड होता है मेरे अच्छे दोस्त, होता है एक होता है साइन वर्ड और एक होता है सिंबल। क्या होता है, साइन और क्या होगा, सिंबल। नॉर्मली अगर किसी आम इंसान से पूछा जाए तो वो दोनों का मतलब ही बता देगा, क्या होगा, अगर ज्यादा ही ट्रांसलेशन करने वाला तो इसको क्या बोलेगा, चिन्ह, और इसको क्या बोल देगा। अब अगर आप इससे कोई पूछे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो मैं आपसे पूछो अगर इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, क्या होगा, हाँ क्या होगा बताओ, एक का डिफरेंस और दूसरे के डिफरेंस में क्या फर्क, देखो साइन जो होगा ना, साइन को ना आप डिफाइन कर सकते हो, साइन को आप क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, और सिंबल की आपने स्टोरी बता सकते हो, या इसे और सिंपल करते हैं, जो साइन हुआ वो क्या हुआ, प्लस है, माइनस है, इनटू है, और क्या है, डिवाइड। लेकिन सिंबल जो है, लाइक आप कहते हैं ना, ताजमहल जो बोलेंगे क्या बोलेंगे, सिंबल ऑफ लव, कभी ये नहीं बोला जाएगा साइन ऑफ क्या है, लव। तो आप उसे जब देखते हैं तो आप उसकी कहानी सुनते हैं कि ताजमहल क्यों बना था, लेकिन प्लस माइनस किसने क्यों बना आज तक नहीं पता चला। अगर किसी दिन पता चले तो मेरे को बताना कि प्लस माइनस, हाँ जी। साइन को आप लेते हैं कि कन्वर्जेंट होगा, अगर आप लेना ही चाहते हैं, और जो सिंबल है वो क्या है, डाइवर्जेंट, क्योंकि आप इसके बारे में जो है वो, कन्वर्जेंट मतलब फिक्स है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन डाइवर्जेंट में क्या है, उसके बारे में अलग से बात। अब यही वाला मेरे दोस्त प्लस है मैथमेटिक का, लेकिन एम्बुलेंस पे लगे वाला प्लस क्या है, डाइवर्जेंट, तो मतलब साइन हो, तो इस मतलब जब आप एम्बुलेंस पे कहीं प्लस देखोगे, वो ना आपको LSRW की फॉर्म में नहीं दिख रहा, वो क्या दिख रहा है, इमेज की फॉर्म में दिख रहा है, और आप मैथ के सवाल में अगर प्लस देख रहे हो तो आपको इमेज की फॉर्म में नहीं दिख रहा, और राइटिंग की फॉर्म में दिख रहा है, तो दोनों क्या है, अलग अलग। चले आगे, अब आ जाता है टाइप ऑफ क्रिएटिविटी के बाद हमारे सामने आया था एक नई चीज, क्या लिखा था तुमने, अब ये जो बला आई, इसको क्या बोला गया, क्रिएटिव थिंकिंग प्रोसेस। तो क्रिएटिव थिंकिंग प्रोसेस होते हैं चार, जिन्हें याद किया जाता है VIIP, एक कोड वर्ड हो जाएगा VIP, क्या याद करोगे, VI, कैसे, एक बार यहां आओ, उतारना मत, आगे आराम से उतारें, ये बस कोड पे मैंने दिलवाया VIP। तो VIP का मतलब क्या है, V से देखो क्या मिलेगा, वेरिफिकेशन, I से देखो आपको क्या मिले, इंक्यूबेशन, I से क्या मिलेगा आपको, एलिमिनेशन, और जो P है वो क्या मिलेगा, बस ये है कि जो वो कोड है ये उल्टा होना है, मतलब इसका प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले क्या आता है, प्रिपरेशन, फिर उसके बाद आपके सामने इंक्यूबेशन, फिर क्या आता है, एलिमिनेशन, और लास्ट में क्या आता है। तो अगर आपको याद करने के लिए बस मैंने एक ट्रिक बता दी कि क्या होगी, VIP, क्या होगा, VIP। तो दोनों में बस जो ये V जो आई है वो कितने हैं, दो। अब एक बार पेपर पेन छोड़ो और इस प्रोसेस के साथ क्या हुआ, क्या नहीं, किसी को पता ये प्रोसेस किसने दिया था, ग्राहम बेल साहब ने, लिख लिया, मेरे याद नहीं रहा है, स्लाइड पीछे रहनी थी, आगे आगे ना, चलो कोई नहीं। तो इसका मतलब अब आप याद रखना कि जो ग्राहम बेल साहब थे उन्होंने हमें क्या दिया था, क्रिएटिव थिंकिंग प्रोसेस। अब सवाल सुनो, कोई तुमसे पूछेगा एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी किसने दी, वो गिलफोर्ड थे। कोई तुमसे पूछेगा कि क्या प्रोसेस ऑफ, क्या पूछेगा आपके सामने, क्रिएटिव थिंकिंग प्रोसेस, वो किसने दिए थे, ग्राहम बेल्स। अब वेल जब इसके बारे में बात करता है वो चार चीजें बताता है, पहले वाले क्या है, प्रिपरेशन, दूसरा हमारा क्या है, इंक्यूबेशन, और तीसरा हमारा क्या है, चौथा क्या है, एक
छोटी सी कहानी सुनो, उस कहानी के साथ इस चीज को समझाता हूँ। एक बार एक पिता ने अपने छोटे बच्चे को कुछ सीड्स जो बीज दिए और कहा जा इसको जाके किसी मैदान में क्या है मतलब डाल दे और उसके बाद वहां पर पानी देता रहियो। जो बच्चा है वो लगातार उस पर क्या देता है, पानी देता है। एक हफ्ता गुजरता है, 2 हफ्ते गुजरते हैं, 3 हफ्ते गुजरते हैं, लेकिन उसमें से कुछ नहीं। बच्चा पेशेंस खो बैठता है और अपने पापा से पूछता है कि पापा ये तो आ ही नहीं रहे बात। वो के पापा हंस देते हैं, कहते हैं कि नहीं और थोड़े दिन दे। वो और देते रहते हैं, लेकिन फिर जब पेड़ बाहर आता ही नहीं, सीड्स बाहर ही नहीं आते, तो उसके कुछ टाइम बाद वो बच्चा नाराज हो जाता है और कहता है मैं आज के बाद इसमें पानी देना छोड़ दूं। ये है पहले तुम्हारे लिए यहाँ तक कि जब तुम तैयारी करोगे तो तुम्हारे तैयारी करने वाले सब तुम्हें करें। तुम 1 हफ्ता पढ़ोगे, 2 हफ्ता पढ़ोगे, 3 हफ्ते, तो तुम्हें एक बार को ये फील आएगा कि हम जो पढ़ रहे हैं हमें याद नहीं हो रहा। लेकिन गलत फहमी है, तुम ना पता है क्या है, तुम्हें याद इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि तुम्हारी रूट्स जो थी वो कच्ची थी। तुम अभी फिलहाल उस प्रोसेस में हो जिसमें तुम अपने रूट्स को क्या कर रहे हो, अच्छे से क्या करो, डेवलप। अब जो बच्चा क्या होगा, छोड़ के भाग जाएगा, पानी देना छोड़ देगा, तो उसका मतलब जहां वो जन्म हो रहा था उसे वहीं छोड़ देगा। तो उसके बाद पापा जब देखते हैं कि बच्चा बेसब्र हो रहा है तो कहता है अच्छा एक काम कर, जहां तूने वो बीज डाले थे उसे खोद एक बार। तो जब वो खोदता है तो देखता है कि जो जड़ें हैं वो जमीन में क्या है, फैली हुई हैं, और जो पेड़ है वो क्या है, बाहर निकलने वाला था। तो इसका मतलब अगर उसे पानी देना छोड़ दिया तो इसका मतलब अंदर के अंदर ही क्या हो जाता खत्म। तो सेम आपके तरीके की बात है कि आप जब पढ़ रहे होंगे तो आप पढ़ते टाइम उस पेड़ की जो जड़ तो मजबूत तुम कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर सब्र इस बात का नहीं आ रहा कि वो धीरे धीरे आएगा। तुम्हें लग रहा है कि वो आज के आज, तुम ये सोचते हो आज तुमने पढ़ा आज ये याद रखना, मैंने जिस दिन पढ़ा ना मुझे उस दिन एक दिन वो याद हुआ था ना तुम पढ़ोगे। तुम्हें हर चीज क्या लेती है, टाइम। तो सेम तरीके से जब क्रिएटिव थिंकिंग का प्रोसेस है तो एक क्या लेगा, टाइम लेगा। बट टाइम लेने में सबसे पहले जो काम होगा उसके लिए क्या होगा, आपके तय। इसका मतलब आपको सबसे पहले वो क्या लाना पड़ेगा, बीज, जिसको आपको क्या है, बोना है। इसका मतलब एक तरीके का क्या है, आपका प्रिपरेशन। जैसे ही आप उसे वो करेंगे तो जो प्रोसेस होगा वो थोड़ा सा क्या होगा, स्लो होगा, क्योंकि आपको लगेगा कि जल्दबाजी, लेकिन वो जल्दबाजी नहीं हो, क्या होगा, स्लो। इसके बीच में जो स्लो होगा धीरे से आपके सामने क्या होगा, एलिमिनेशन। आपको लगे तो आ ही नहीं रहा और आप इस प्रोसेस में से ही क्या करके छोड़ के चले जाएंगे। और उसके बाद जब यहाँ धीरे से आएगा तब तक आप वापसी यहाँ पर थे ही नहीं, क्योंकि आप यहाँ से क्या है, गुजर चुके थे। जब वो आ जाएगा लास्ट में जैसे जमीन से बाहर आएगा वो क्या होगा, वेरी। तो इन तरीके से आप इसे समझो इस तरीके से। मान लीजिएगा आपके सामने कोई एग्जाम है, उसकी आपने तैयारी करना शुरू करी, वो क्या कहलाएगा, प्रिपरेशन। उसके बाद उसमें जो टाइम लग रहा है वो क्या है, इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन वाला टाइम वो है जिसमें ना आप सबसे ज्यादा परेशान होते हो, सबसे ज्यादा आपका ना माइंड इधर उधर जाता रहेगा कि बस यार नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। लेकिन इसे तो उसका जो न्यूटन का लॉ है उससे समझो कि न्यूटन साहब ने कुछ आविष्कार करने की सोची और वो क्या उसकी तैयारी करने लगे, तैयारी करते रहे, तैयारी करते रहे। उसमें क्या लग रहा था, टाइम लग रहा था, लेकिन उन्हें सॉल्यूशन आ नहीं रहा था। अचानक से एक दिन वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे, जहां पेड़ के नीचे बैठे थे ऊपर से आराम से उनके सर पे क्या गिरता है, एक एप्पल, और उसके बाद उनके दिमाग की बत्ती क्या है, जल जाती है और आइडिया आ जाता है। तो उस आइडिया को हम क्या बोलते हैं, इल्यूमिनेशन। और जैसे ही वो आइडिया आता है, जिस जिस जगह हम इसे यूज करते हैं वो क्या कहलाता है, वेन। तो आपकी शुरुआत करना क्या कहलाएगा, आपका क्या है, उसके बाद उसमें टाइम लगना क्या कहलाएगा, उसके बाद उसे जो अचानक से एकदम आइडिया आना, यहाँ पर तो क्या है, स्लो है, आइडिया नहीं आ रहा, थक के हार जाए, लेकिन यहाँ पर अचानक से क्या आ जाएगा, आइडिया। तो इसका मतलब इसे मेरे बच्चे याद रखो यहाँ से कि किसी चीज की जो स्टार्टिंग है उसको आप क्या बोलते हो, प्रिपरेशन। उस चीज का जो प्रोसेस होता है उसमें जो टाइम लग रहा है, प्रोसेस ही लिखेंगे, क्या बोलेंगे, प्रोसेस, जिसमें क्या लग रहा है, टाइम। तो याद रखना सवाल ये भी आ जाएगा, क्रिएटिव थिंकिंग प्रोसेस में सबसे टाइम प्रोसेस या टाइम टेकिंग या सबसे जो स्लो वाला प्रोसेस है उसे क्या बोला जाता है, उसे क्या बोला जाएंगे। लेकिन एकदम से आई से कोई इनसाइट आ जाना, क्या आ जाना, इनसाइट। इनसाइट मतलब कोई अचानक से क्या आ जाना, आइडिया आ जाना, और आइडिया आते उसके क्या बोले, एलिमिनेशन। और उसके बाद ये वेरिफिकेशन क्या है, उसे क्या है, जस्टिफाई कर देगा कि हाँ जो हमने किया वो क्या है, सही। जैसे एग्जाम में आज तुम यहाँ गए, यहाँ तैयारी कर रहे हो, आज तुम्हें पढ़ने में क्या लग रहा है, टाइम। एग्जाम में तुम बैठे थे, कोई सवाल तुम्हें समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही आप अगले सवाल पे गए अचानक से तुम्हें पिछले वाला सवाल क्या आ गया, याद आ गया। तो जो याद आ गया वो क्या कहलाएगा, एलिमिनेशन। और आपके इसमें तो लास्ट वेरीफाई कि हाँ ये क्या है, सही। आप इसे ऐसा भी कर सकते हैं कि जब आप किसी प्रोसेस में हो गए, एक चीज को कई सारे ट्राई कर रहे हो, तो ट्राई करने में क्या लग रहा है, टाइम। उस ट्राई में से कोई एक आइडिया निकला, क्या कहलाएगा, और वही वाला आइडिया सब पे काम करेगा तो क्या कहलाएगा, वेरीफिकेशन। तो इसका मतलब वेल साहब इसको कितने तरीके से बताते हैं, 4। किसी चीज की स्टार्टिंग क्या कहलाएगी, किसी चीज में टाइम लगना क्या कहलाएगा,
किसी चीज का अचानक से आइडिया क्या कहना, और किसी चीज को हर चीज पे काम करना क्या है। इसे बिग बॉस के एग्जांपल की तरह समझो कि जैसे बिग बॉस में लोग जाएंगे पूरी तैयारी करके कि बिग बॉस 19 का विनर कौन होने वाला हूं मैं, तो उसकी तैयारी क्या है यहाँ। जब वहां टाइम लगेगा, खाने को नहीं मिलेगा, लड़ाई झगड़ा होगा, तो उसका दिमाग क्या हो जाएगा खराब, वो दीवार कूदेगा कि मेरे को तो यहाँ से क्या है जाना है। अचानक से उसका कोई दोस्त या दोस्त नहीं मिल जाती है, उसके बाद कहता है यहाँ टाइम पास हो सकता है, तो क्या कहलाएगा, उसके बाद उसके वक्त तब तो मैं जीत के ही जाऊंगा, क्या कहलाएगा, वेरी। तो ये होते हैं 4 स्टेज। एक काम करो, बिना लिखे पहले इसको पढ़ो। पहला क्या लिखा है, पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है भाई, कि कोई इंफॉर्मेशन जिसे आप क्या कर रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो, और जिसके कोई पॉसिबल आंसर। दूसरे वाला देखो मेरे से क्या लिखा है, क्या ले, कौन सा प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, जिसमें चीजें क्या लगेंगी, टाइम, और अनकॉन्शियस माइंड उसे हमेशा करता रहेगा, दिमाग में उथल पुथल। क्या कहता है, इसमें क्या रहेगा, सबसे क्या रहेगा, मोस्ट क्या रहेगा, एक्टिव, और कॉन्शियस होगा कि अनकॉन्शियस होगा, कॉन्शियस होगा, जिसमें चीजों का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और लास्ट में आपके सामने क्या आया था, वेरिफिकेशन, और जो वेरिफिकेशन आया था उसमें आप क्या है, उसके सॉल्यूशन पर पहुंच जाते हो। ये थे आज तक के 4। लेकिन अचानक से DSS भी घुसता है और वो एक इसका 5वां पार्ट भी इसमें ऐड कर देता है, जो मैक्सिमम क्या मेरी किताब में मैंने अभी तक ऐड नहीं किया वाला। अब आप सोचोगे किताब, किसी ने कहा कि मैं किताब के इस तरीके से पढ़ाऊं। देखो, कोचिंग में और किताब में जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। इंक्यूबेशन को एक बार लिखना बट उसका एग्जाम्पल ना देना किताब है, इंक्यूबेशन को एक बार लिखना लेकिन बार बार उस पर एग्जाम्पल देना वो आपकी क्या है, क्लास है। और ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास का डिफरेंस ही ये होता है कि इसको मैं ऑनलाइन में अभी तक आधे से ज्यादा सिलेबस करा सकता था, लेकिन ऑफलाइन में क्या होता है, एग्जाम्पल देना, आपके सवाल आना, तो क्या है टाइम। बट असली जो पढ़ाई होती है हमेशा क्या होती है, ऑफलाइन में। अब अगर ये हुआ मेरे बच्चे, लास्ट में एक 5वां और जोड़ दिया गया जिसे बोला गया रिवीजन। क्या बोला गया, रिवीजन। और इसके साथ ये आ गया आपके सामने 5वां, जो आपके सामने क्या है, रिवीजन। तो पहले इस प्रोसेस में कितने थे, 4। तो जिसने पिछली बार मुझसे क्रिएटिविटी पढ़ा होगा उसने कितने पढ़े थे, 4। आज जो पढ़ रहे हो कितने पढ़ेंगे, 5, क्योंकि बाद में इसमें क्या जुड़ गया था, रिवीजन। और रिवीजन देखा लिखा है ना, बाद में क्या है, एडिट क्या गया, कुछ नहीं करना, एडिट ये है। जो रिवीजन है वो मैं हूं, आप है, हम सब है, कि जो हमें आया उसके बाद हमने उसे अप्लाई करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। और जिस समय फ्रूटफुल एक रिजल्ट मिलना शुरू। लाइन पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है, द फाइनल स्टेज ऑफ द प्रोसेस इज वेयर यू ब्रिंग योर आइडिया टू क्या है, फ्रूटेशन। मतलब जब आप उसे कहते हैं कि हाँ अब इस चीज को हम काम पे क्या है ला सकते हैं। एग्जाम्पल पे देखो क्या लिखा होगा, दिस इज, नहीं, याद रखना अब दोनों में फर्क क्या है। जो पहले वाला प्रोसेस था उसमें आपने चीजें पूरी नहीं करी थी, जहां रिवीजन है आप पूरी करके आ चुके हैं, आप उसे अपने आप से क्या है बना रहे हैं। दोनों में याद रखना। देखो यहाँ अब आपके समझे इस तरीके से, हमने कहा पहले वाला क्या था मेरे सामने, प्रिपरेशन, है ना, पहले वाला क्या था, प्रिपरेशन। दूसरा क्या था हमारे सामने, इंक्यूबेशन। तीसरा क्या था, एलिमिनेशन। चौथा हमारे सामने क्या है, और 5वां क्या है, रिवीजन। मेरे बच्चे रिवीजन तब होगा जब ऊपर का पार्ट कंप्लीट होगा। अगर ये कंप्लीट नहीं तो कोई रिवीजन भी नहीं। मतलब मैंने शुरुआत करी थी यहां से, मैं धीरे धीरे सीख रहा था यहाँ पर, मुझे आइडिया कहां पर आया, यहाँ तक, जो आइडिया था वो यूज किया कहने यहाँ पर, और उसके बेस पर हमें फटाफट सारी चीज को क्या करने लगा, रिवीजन हो गया। जैसे आज जो तुम यहाँ आए हो सारा पढ़ लोगे, लेकिन एग्जाम के 10 दिन के आसपास जो वर्ड आप रिवीजन कह रहे थे वो रिवीजन का आ गया यहाँ। इसका मतलब जो मैंने पढ़ लिया था अब उसे मैं अपने आप से क्या कर रहा हूँ, रिवाइज, या अपने शॉर्ट नोट्स बना रहा हूँ, समरी बना रहा हूँ, कुछ बना। इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बस याद रखना क्या लिखा है। देखो, दिस इज वेयर यू एक्चुअली क्या है, राइट योर क्या है, स्टोरी, पेंट योर क्या है, पिक्चर, और क्रिएट योर न्यू इन्वेंशन। मतलब वहां ना मैं हूं ना कोई और है, वहां सिर्फ और सिर्फ क्या है, आप है, क्योंकि आपको पहले वाला प्रोसेस पूरा क्या है आ चुका था। अब एक बार सारे लोग पेपर पेन बंद करेंगे, दोबारा सुनो। हमने कहा कि थिंकिंग का एक क्रिएटिव प्रोसेस है जिसमें चीजें कितनी होती हैं, 4। इसे देने वाले साहब कौन थे, ग्राम वेल। कब दिया था, 1926। अब 1926 मैंने तुम्हें किसी को नहीं बोला था, लेकिन तुमने 1976 क्यों याद रखा, क्योंकि उस इमेज पे सामने की तरफ क्या था, तो तुम्हारे दिमाग ने उस चीज को अपने आप से क्या कर लिया, अडेप्ट कर लिया मेरे बिना बताए ही। तो इसका मतलब अब दिमाग क्या है, उस क्रिएटिव प्रोसेस में जा रहा है कि हाँ कि क्या चीज सामने। लेकिन अगर एक बार को आंखें बंद करोगे तो वो नॉन वर्बल जो क्रिएटिविटी तुम्हारे सामने आना शुरू हो जाएगी, और तुम वो पूरी की पूरी स्लाइड जो मैंने पढ़ा है उसे सीक्वेंस में लगा सकते हो बिना मेरे बताए। मैंने 4 बोली थी, उसके बाद पहले वाला हमारे सामने क्या था, प्रिपरेशन, जहां पर हमने कहा किसी चीज की क्या करने, स्टार्ट
स्टार्टिंग। दूसरा हमारे सामने क्या है, प्रोसेस क्या होगा, स्लो होगा, और साथ साथ में कॉन्शियस की अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। तीसरे वाला प्रोसेस हमारे सामने क्या होगा, इंक्यू, जहां पर अचानक से क्या आएगी, इनसाइट आएगी। प्रोसेस क्या होगा, एक्टिव, तेज नहीं, फास्ट नहीं, क्या होगा, एक्टिव होगा, मतलब हमारा इन्वॉल्वमेंट सबसे क्या होगा, ज्यादा। और जो कॉन्शियस होंगे कि अनकॉन्शियस होंगे, और जैसे ही वो हो जाएगा उसके बाद उसे क्या हमने सीख लिया, उसे हमने क्या किया, जस्टिफाई कर लिया, वो क्या होगा, जस्टिफाई हो गया, खत्म काम। लेकिन अब कभी टाइम आया और उस टाइम के बाद मेरे को किसी ने कुछ नहीं बताया, मैंने 4 प्रोसेस भी नहीं करे, मैंने सीधा चीजों को क्या कर दिया, रिवाइज। और रिवाइज का मतलब क्या होगा, मैंने फिर अपनी एक कहानी बना ली। जो एग्जाम्पल मैंने दिया वो वेरिफिकेशन तक खत्म होगा, जो एग्जाम्पल आप खुद क्रिएट करोगे वो रिविजन से क्या होगा, शुरू। तो तुम्हारा अपना अपने आप से नोट्स बनाना किसका पार्ट कहलाएगा, रिविजन। अब तुम एक बार बिना लिखे, मेरे बच्चे ये देखो, एक चीज दिखाता हूं, ये है सवाल। क्या लिखा है इसके सामने, क्या है कि व्हाट इज द फॉलोइंग स्टेज ऑफ, क्या है कि, अब सोचो अगर मैं तुम्हें रिवीजन ना बताऊं तो क्या ये सवाल सही होता। आप इस सवाल में से हमेशा क्या कह देते हैं कि रिवीजन नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। ऑप्शन में देखो, तुम्हें लालची बनाने के लिए पहले वाला ऑप्शन अवेलेबल होता, क्योंकि एलिमिनेशन भी बढ़ा दिया, इवेल्युएशन तो हमने क्या है नहीं। बट अगर एक बात बताओ, अब इवेल्युएशन को वेरिफिकेशन लिखो कि ना लिखो, लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं ये बताओ। नहीं, अगर नाम उसका इवेल्युएशन मैंने बताया नहीं तो मैं लिखूं क्यों उसे, मतलब जस्टिफाई करो भाई, जस्टिफाई करो। तुमसे यार कुछ पूछते हैं, तुम कंफ्यूज है, हाँ या ना, दो ही जवाब हो सकते हैं इस क्लास में, या तो इवेल्युएशन है या इवेल्युएशन नहीं है, इसके अलावा कोई दूसरा प्रोसेस नहीं है। तो ये बताओ है कि नहीं है, बस, और कुछ मत बताओ। नहीं, सोच लो, नहीं है, नहीं है, सोच लो, मैं पहले बता रहा हूँ, कहीं फिर दिमाग लगाओ तुम, देख लो, नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक चीज और भेज रहा हूँ तुम्हारे उस पे, कॉपी में भेज रहा हूँ, एक सेकंड रुको। ना 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 ना, सोच लो, सोच लो, सोच लो, मौका दे रहा हूं, है कि नहीं है। चलो, कितने लोग बोलेंगे इवेल्युएशन होगा, कितने लोग बोलेंगे नहीं होगा। आधे बोलेंगे हम नहीं कुछ बोलेंगे, हमारे तो फेविकोल खा के आए हैं ना हम तो, मुंह ही नहीं खुलता हमारा। हाँ जी, होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं, इधर। हाँ जी, होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। च्युइंगम खा रहे, कुछ और खा रहे हो, च्युइंगम खा रहे, कुछ और खा रहे तुम, कुछ नहीं कबाड़ा कुछ मुंह में भरा हुआ काला लाला जीभ से निकाल के खा रहा, कुछ तो खा रहा, तो मेरे को भी ना बता। चलो बताओ, होगा कि नहीं होगा। आप बताओ मैडम, जो 20 नंबर में आई है। अरे 20 नंबर में तो आई है 17। हाँ, कॉमन सेंस नाम की चीज ही नहीं है, अल्लाह हद्दी हो गई। मैंने कहा 20 नंबर में आई, कह रही 17 आई हूँ। अरे 17वें नंबर पे आई है। इवेल्युएशन होगा हाँ या ना, अरे कॉन्फिडेंट होके बोलो यस और नो, बस। नो वाले कितने हैं, सारे गलत हो, यस है, ठीक है। अब जैसे मैं यस बोलूंगा, बोलेंगे हो जाएगा, तो उनसे बताना पड़ेगा क्यों हो जाएगा। अरे वर्ड जो वेरिफिकेशन होता है वो फाइनल होता है, जो फाइनल होता है वो कंक्लूजन होता है, और जो कंक्लूजन होगा वो फीडबैक होगा, जो फीडबैक होगा वेरीफाइड, या फिर क्या होगा, इवेल। तो उसके सिनोनिम्स ये यूज करेगा यहाँ पर। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, ये वाला भी वर्ड आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, और साथ में क्या होगा ये। तो सवाल का जवाब क्या होगा, एक भी, दो भी, तीन भी, और क्या है, चार। आप इसमें से इसलिए इवेल्युएशन, क्योंकि हिंदी में इसका मीनिंग होगा सत्यापित करना। क्या होगा, सत्यापित। और अगर सत्यापित होगा तो वेरिफिकेशन को हिंदी में क्या बोला जाता है, सत्यापित करना। तो उस चीज को तुम देख लेना, ये होगा। बाकी अगर आंसर गलत हो गया तो फिर गलत है। नहीं, क्या होगा, एक भी होगा, दो भी होगा, तीन भी होगा, और क्या होगा, चार। चलो हेडिंग डालो, 4P ऑफ क्रिएटिव, उसे उतारना है। चलो कहां पे जाऊं, सबसे पहले वाले इस पे तो कुछ लिखा ही नहीं मैं। चलो लिख लो, बाकी तो तुम पीडीएफ जब ग्रुप में आएगी उस पे से लिख लेना। गरीब औरत, ओ, हाँ जी।
सुनो, सवाल बढ़िया था, लेकिन बेटा उसका पूछना, ये जो हमने मीनिंग ऑफ क्रिएटिविटी बोला वो ये है, लेकिन हर इंसान ने अपनी अपनी जो थ्योरी बताई, इस थ्योरी का नाम देख क्या लिखा है, क्रिएटिव थिंकिंग प्रोसेस। क्या होगा, प्रोसेस है। तो जो प्रोसेस जिसमें अनकॉन्शियस है, तब वो क्या है, इंक्यूबेशन है। जब वो कॉन्शियस हो जाएगा, वो क्या आपका एलिमिनेशन होगा। तो इसका तो प्रोसेस है, वो रिजल्ट नहीं। रिविजन में क्रिएटिविटी कंप्लीट हो गया, आप क्या कर रहे हैं, सब कुछ अपनी तरीके से नया करना शुरू कर रहे हैं। हाँ, एक काम करो, यहाँ जस्टिफाई की जगह इवेल्युएशन लिखो, EVALUA, इवेल्युएशन लिख दे मेरे बच्चे, मूल्यांकन। इसमें फीडबैक लिख दें, वेरिफिकेशन हो, कंक्लूजन भी एक वर्ड होता है। क्या होता है, कंक्लूजन, जिसे अंतिम में क्या बोला जाता है, हिंदी में शायद निष्कर्ष बोलते हैं या उपसंहार करके कुछ बोलते हैं। हाँ, चलो डन, आगे बढ़े। चलो क्रिएटिविटी के बाद आप डन भाई। चलो बाकी अंदर की सिर्फ तुम्हारे नोट्स में पढ़ने के लिए, वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते ही आपके सामने क्या आ जाता है, एक नई चीज क्या आ जाता है, 4P ऑफ, हाँ जी हाँ जी, हाँ, रिवीजन को क्रिएशन, क्योंकि आप उसे दोबारा से क्या कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो। चलो अब आ जाता है आपके सामने 4P ऑफ क्रिएटिविटी। एक को गिलफर्ड ने दे दिया, एक को वेल ने दे दिया, इसको भी किसी और ने दे दिया। तो किसने दिया, रोड्स ने। रोड्स साहब आते हैं, एक नए साहब आपके सामने आएंगे, जो आपके सामने 4P देते हैं। 4P ऑफ क्रिएटिविटी गिवन बाय रोड्स होगा, बट इसमें क्या है, पहले इसको समझ लो। रोड्स में कहीं पर ROADS भी होगा, तो रोड्स आप नॉर्मल लिख लेना, कोई फर्क नहीं। पहले इन पे आओ, वहां से अच्छा लिख ही लो, फिर नहीं तो ये ला पढ़ लो, क्या लिखा होगा, ROHODS। नॉर्मली अलग अलग होगा, RO भी होगा, RHO भी होगा, तो उससे पढ़ा जाएगा। साइलेंट है, हाँ साइलेंट। रोड्स जो है साइलेंट उस पे जाएगा। डन। अब तुम्हें ये पढ़ोगे, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करेगा, तो तुम्हारे दिमाग को काम कराने के लिए पीछे वाली स्लाइड पर आराम से ही आ जाओ। अब इसमें क्या क्या है, इस पूरे प्रोसेस में देखो, 4P जब आएंगे तो 4P में सबसे पहले आपके सामने क्या आता है, पर्सन। उसके बाद जो दूसरा आएगा, प्रोसेस। तीसरे वाला क्या आता है, प्रोडक्ट। चौथे वाला आपके सामने क्या है, प्रेस है। किसने कहा तीसरा प्रोडक्ट, वो चौथा प्रेस से होगा, सॉरी तीसरा प्रेस होगा, लिखवाया है, कोई बात नहीं, दिखाइए नंबर दिए थे क्या, हाँ तीसरे नंबर पे कहाँ लिखवाया, ये मैंने तीसरे नंबर प्रेस लिखवा दिया। 4P ऑफ क्रिएटिविटी में जो सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होता है प्रोडक्ट। कई बार आपसे सवाल पूछेगा कि 4P ऑफ क्रिएटिविटी में सबसे जो लीस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो क्या होगा, तो याद रखना वो क्या होगा, लीस्ट इंपॉर्टेंट। अब तुम कहोगे सर ये लीस्ट इंपॉर्टेंट क्यों होगा, तो इसको जरा समझते हैं। और अगर मैं इसका एग्जांपल समझा रहा, इसके पीछे का क्या था, रीजन था, हाँ जेंडर बायस नहीं हुआ, लगा ले तू, हमने कौन सा मना करा था, तेरी मर्जी है भाई, लगा के रख। यहाँ ध्यान दो, ये क्यों जेंडर, इस पे जेंडर बायस नहीं, इस पे क्या यूटिलिटी है, यूज ऑफ यूटिलिटी की, आप इसके काम की है। हाँ, जब आप क्रिएटिविटी में आते हैं तो सबसे पहले कोई पर्सन आएगा जो किसी चीज की क्रिएटिविटी में कोई चीज क्या करेगा, क्रिएट करना शुरू करेगा, स्टार्ट करना शुरू करेगा। मान लीजिएगा जिस भी इंसान ने पहली बार इसको बनाया था, वो ये एक तरह को कोई ना कोई बंदा रहा होगा, उस पर्सन ने इसे क्या है, बनाना क्या किया, शुरू। तो इसकी शुरुआत करने वाला जो था वो क्या था, पर्सन था। ये कैसे बनेगा, क्या क्या इसमें प्रोसेस होगा, कैसे पूरी की पूरी एक्टिविटी करना, उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट जो उसका हुआ वो क्या था, उसका इन्वॉल्व होना। या उसे नॉर्मली आप क्रिएट ही करने में तो कोई दिक्कत नहीं, क्रिएट भी लिख सकते हो। क्या करेंगे, वो इसे क्या करता है, बनाना शुरू करता है, और एक प्रोसेस में आ जाता है कि कैसे कैसे बनेगा। जब ये प्रोसेस हो जाता है, उस प्रोसेस के बाद ये एक प्रोडक्ट बन जाता है। जो प्रोडक्ट है इसका मतलब आपके सामने यहाँ ये, तो इसका मतलब एक आर्टिकल है, कोई भी बना। और हम क्रिएटिविटी पढ़ रहे हैं, क्रिएटिविटी में ये नहीं कि ये भी क्रिएटिव है। जिसने अगर ये पहली बार सोचा होगा तो इसका मतलब उसने इसके बारे में भी क्या सोचा, क्रिएटिवली, वरना पहले वो डिब्बी सी आती होंगी, उसमें लगाते थे ना, वो जो करते थे। उसके बाद जो प्रोडक्ट के बाद ये जो प्रेस है, प्रेस नहीं, आयरन वाले नहीं है, और ना न्यूज़पेपर वाला, ये होता है एनवायरमेंट। क्या होता है, एनवायरमेंट। तो जो एनवायरमेंट होता है, उस एनवायरमेंट में काम करेगा। इन चारों में से भी किसी का भी कोई सीक्वेंस नहीं होता।
नॉर्मली हम शुरुआत करते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले किसकी जरूरत है? पर जैसे इस क्लास को पढ़ाने के लिए मेरी जरूरत है, इस क्लास को पढ़ने के लिए क्या है? आपकी। अगर आप क्लास में नहीं तो मेरा पढ़ाना भी कुछ नहीं। अब मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर क्या है? टीचिंग एप्टीट्यूड, और हम अलग से यहाँ पर पढ़ाने लगे मैनेजमेंट मार्केटिंग, तो इस क्लास का प्रोडक्ट या टीचिंग का प्रोडक्ट नहीं। तो जब आप जाते हैं, एनवायरनमेंट कहता है कि भाई ऐसा है कि मैं उसमें एनवायरनमेंट में जाके काम करने वाला हूं या काम करने वाला नहीं। तो नॉर्मली याद रखना, सबसे पहले एक पर्सन आएगा जो किसी चीज का स्टार्टिंग करेगा। जैसे ही वो स्टार्टिंग करेगा, उसने लिखा है 4 PO क्रिएटिविटी, किसी चीज की क्रिएटिविटी के 4 P कौन से हैं? तो सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी? पर्सन। वो जो पर्सन होगा वो एक प्रोसेस में गुजरेगा, और प्रोसेस के दौरान वो क्या करेगा? प्रोडक्ट, जो वो प्रोडक्ट बना रहा है, क्या वो एनवायरनमेंट के काम का है कि एनवायरनमेंट के काम का नहीं? अगर वो सबके काम का है तो इसका मतलब एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, लेकिन अगर सबके काम का नहीं है तो वी कांट से कि वो क्रिएटिव नहीं। वो क्रिएटिव तो है, पर किसी इंडिविजुअल ग्रुप के लिए तो हो सकता है, लेकिन ऑल जो ह्यूमन बीइंग के लिए क्रिएटिव नहीं। तो इसका मतलब आई लाइनर यहाँ पर काम नहीं करे। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो मेल के अलग होंगे, फीमेल के क्या होंगे? अलग होंगे, तो दोनों के काम के कभी भी नहीं। तो जब भी आप 4 P ऑफ क्रिएटिविटी में जाते हैं, तो इसमें कभी आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि कौन क्या है, वो यही पूछेगा कि द लीस्ट अनइम्पोर्टेंट जो चीज है, लीस्ट इंपोर्टेंट जो चीज होगी वो कौन सा होगा, हो गया। और अगर कोई पूछेगा कि भाई जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो कौन होगा, तो याद रखना जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? पर्सन। क्योंकि अगर पर्सन ही नहीं आएगा तो इसका मतलब प्रोडक्ट कभी भी ना तो प्रोसेस ले पाएगा, ना एनवायरनमेंट में जा पाएगा, ना वो कभी प्रोडक्ट बन पाएगा। इसका मतलब अगर ये नहीं है तो बाकी 3 नहीं है, और अगर ये प्रोडक्ट है तो इसका मतलब ये क्या है? किसी भी पर्सन का प्रोसेस में लाना जरूरी है, उसका एनवायरनमेंट में भी जाना जरूरी है, क्योंकि जिसने जो बना लिया अगर उसे अपने पास ही रख रहा है तो इसका मतलब क्रिएटिविटी नहीं है। वो चीज कहाँ? जैसे मान लीजिए गन थी, बंदूक थी, तो बंदूक लेडीज के भी काम आ सकती है, जेंट्स के भी काम आ सकती है, तो प्रोडक्ट यूजफुल फॉर क्या है? बोथ है। तो जब भी लगे तो यूजफुल है। हाँ जी मैडम। पेन जो है वो क्या है? यूजफुल फॉर क्या है? बोथ है, बोथ। ऐसे तो जो भी मतलब ऐसी चीजें दो सबके साथ में, जैसे बुक है ये वाला, बट हम इस चीज को ऐसा लेके चलेंगे, बस याद रखना सवाल डायरेक्ट पूछेगा लीस्ट इंपोर्टेंट। अब ये चारों चीजें पढ़ने के बाद ना सिर्फ तुम ये पढ़ो, पहले क्या लिखा है? क्रिएटिव पर्सन अप्रोच। यहाँ पर क्या होगा? उस अप्रोच में वो पर्सन कौन है, वो इस क्रिएटिव है, पॉसिबिलिटी, वो क्या कर रहा है, मतलब जो शुरुआत कर रहा है वो हमारे सामने क्या था? इनसे रिलेटेड आपकी कोई भी चीज काम की नहीं होगी, किताब की हर चीज काम की नहीं होती। किताब बनाते टाइम हर चीज के बारे में लिखना पड़ता है, लेकिन किताब बनाते टाइम हर चीज पढ़ी जाए कभी भी जरूरी नहीं। दूसरे वाला जो पार्ट आता है वो क्या था हमारे सामने? क्रिएटिव। आपने जब थ्योरी लिखी थी तो यहाँ पर आपके सामने प्रेस लिखा होगा, लास्ट में क्या था, तो आपने इसलिए से 1 2 3 4 नंबर दे दिया था। यहाँ पे क्रिएटिव प्रोसेस में क्या होगा कि वो लोग उसके बारे में कैसे सोच रहे हैं। प्रेस में क्या होगा? क्रिएटिव वे के इन्फ्लुएंस कैसे करेगा, किसके पास कैसे जा रहा है। और जो प्रोडक्ट है, क्रिएटिव प्रोडक्ट इजिली अवेलेबल फॉर क्या होगा? इवेल्युएशन। और क्या है? फिजिकली सीन, और फिर क्या किया जा सकता। जब मैंने ये मांगा तो इसकी मांग मैं बोलता रहता तो शायद मैं अच्छे से ना समझा पाता, लेकिन जब मेरे हाथ में था तो मैं सच्चे से समझा पाया। तो याद रखना, तुमसे कोई भी पूछेगा तो सवाल पूछते टाइम आपके सामने कुछ सवाल आएगा ऐसे। क्या लिख रहा है उसमें? आपसे पूछेगा कि आपसे पूछ रहा है फॉलोइंग आइडेंटिफाई द क्या है? बाईसाइकिल द इन्फ्लुएंस ऑफ क्या है? क्रिएट। तो 4 B है, 4 A है, 4 P है या 4 S? तो याद रखना क्या हो? तो नॉर्मली सवाल क्या पूछेगा कि इन्फ्लुएंस क्रिएटिव में 4 P काम करते हैं। तुम्हें चारों का नाम पता है, पर्सन है, प्रोसेस है, प्रोडक्ट है और प्रेस है। अगर इसी तरह आपके सामने कोई भी सवाल आते जाएंगे तो आप उनके जवाब इजिली क्या है? दे दोगे। अब वहां जाओ जहां पर मैंने लिखा था, कहाँ पे लिखा था हमने? यहाँ, हाँ ये आ गए थे हम यहाँ, तो ये लिखो, बस इस हिसाब का काम हो जाएगा। देखिए, अगर आप किसी चीज को, जैसे आपने प्रोडक्ट बना दिया, देखो ये तो फिर ना उसके पार्ट में आ गया। नहीं क्रिएटिव, अब देखो, नहीं जैसे समझ, सबसे पहले थॉमस एल्वा एडिसन था, उसने बल्ब बना दिया। उसने जो बल्ब बनाया दैट इज क्रिएटिविटी। लेकिन जो लोग आज उसे ट्यूबलाइट उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो इनोवेशन है, कुछ इनोवेटिव डिस्कवरी कर रहे हैं वो। तो डिस्कवरी क्रिएटिव नहीं होती, इनोवेशन क्रिएटर होगा। डिफरेंस बताया था मैंने इनोवेशन में डिस्कवरी में। क्या था डिस्कवरी का मीनिंग? कि कोई ऐसी चीज जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है उसको क्या किया जाता है? डिस्कवर। और कोई ऐसी चीज जो हमारे पास नहीं है हम उसे क्या करते हैं? जन्म देते हैं, बनाते हैं, वो क्या है? इनोवेशन। तो अगर किसी चीज में आप इम्प्रोवाइजेशन कर रहे हैं तो क्रिएटिविटी की बजाय वो क्या है? डिस्कवरी आएगी कि हाँ जैसी जैसी समाज की नीड होती रही हमने उसे वैसे वैसे बनाते रहे। कोई दिक्कत परेशानी? हेडिंग लिखो नहीं,
आगे देखते हैं क्या, टेस्ट ऑफ। अब ये क्या है, टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी किस किसने दिए, दो लोगों ने दिए। एक क्या है, ए पे टॉरेंस है, टॉरेंस के बाद दूसरे क्या है, पासी साहब। पासी तुम अपने घर वाले जो हमने, याद हो पासी का जिक्र आया था अभी, कब, माइक्रो टीचिंग को इंडिया में क्या इंट्रोड्यूस नहीं किया था, फादर। इंट्रोड्यूस करने वाले थे क्या, डीडी तिवारी। वाह, बहुत गजनी हो तुम सारे के सारे, एक नंबर के, जल्दी भूल जाते हो। चलो, टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी का जो मतलब होगा, तुम में से कितने लोग हैं जिन्हें वॉशरूम जाते हुए क्लास में से शर्म सी आती है, जाऊं कि ना जाऊं, जाऊं कि ना जाऊं। एक दो, मैं भी इसी में था। मतलब मैं कभी पढ़ता था ना, तो मेरा ऐसा होता था कि मेरे को लगता था कि यार बात उधर वॉशरूम की तरफ, उस बाथरूम की तरफ जाऊं ना जाऊं ना ना। तो ये अगर किसी के अंदर चल रहा है तो भैया इस भावना को हटा दो, है ना, शरीर को नुकसान मत पहुंचाओ, जो है जिसे आने दो, है। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं, मैच्योर बनो सारे लोग। चलो आगे ध्यान देते हैं, टेस्ट ऑफ क्या है, किरे, कुछ नहीं हुआ, टोरेंस आया। सुनो अब ध्यान से, अंदर हो जाओ भाई, देखे बेचारी मर जाए। पीछे जाना है, क्यों, अच्छा फिर तुम्हारा भी अलग ही चल रहा है, आप इतने सीरियस क्यों हो? हाँ? चलो, एक टोरेंस आ गए, कौन से हैं, पासिट है। मैंने तुम्हें कहा था एक कहानी सुना हुआ, उसमें क्या नाम आया था, तो उषा अब आएगी, उषा अभी तक जो नहीं आई थी वो उषा क्या है, आने वाली है, और उषा की मुलाकात करवाते हैं। टोरेंस साहब के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, कुछ नहीं था। टोरेंस और जो गिलफर्ड थे मैंने शुरू में बताया। अब ये देखो मैंने बताया कि नहीं बताया, पढ़ लो जरा टोरेंस साहब के बारे में, पढ़ो। क्या बोला था, क्रिएट किया गया था, टोरेंस ने टेस्ट ऑफ क्रिएट किया, उसका बेस्ड ऑन क्या है, गिल। मैंने शुरू में ही बता दिया था कि क्रिएटिविटी में दो इंसान सबसे ज्यादा रहे थे, कौन कौन से थे, गिलफर्ड और क्या, तो नीचे लिखो क्या लिखा है, गिलफर्ड और टोरेंस क्या थे, पहले साइकोलॉजिस्ट थे जिसने, और उसके बाद उन्होंने क्या है, मैनी एबिलिटी क्या है, क्रिएटिव। तो नॉर्मली इसमें कुछ नहीं होगा, जब भी आपके सामने आएगा तो जो अभी तक आप पढ़ चुके हो उन्हीं वर्ड को उन्होंने क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया, 6 अलग अलग तरीकों से कुछ बातें बताते चले। पहले एक बार लिख लो टोरेंस टेस्ट, और टोरेंस टेस्ट के बारे में ये बातें, क्योंकि आप ऑलरेडी लिख चुके हो तो इसके लिखने की मुझे लगता नहीं जरूरत होगी, जरूरत है, हाँ लिख लो। क्यों, क्योंकि इसका सवाल का एक जवाब पूछा जा सकता है, और वो आपके सामने पूछा जाएगा कुछ इस तरीके से कि जो टोरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग है, इसको TTCT, क्या पूछा जाएगा, टी। सवाल ये आया हुआ है कि TTCT का फुल फॉर्म क्या होगा, तो TTCT का जो फुल फॉर्म होगा वो क्या होगा, टोरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। आज की क्लास में से जो पीछे है उसमें से एक सवाल बनाएंगे, और देखो तुम्हारा उस पर ध्यान गया था कि तुम्हारा ध्यान नहीं गया, ठीक है, डन। तो टोरेंस और जो गिलफर्ड थे वो क्या है, शुरुआती दौर पर माने जाते हैं, जिन्होंने नहीं किया, बाकी इस लाइन पर कुछ नहीं है, डन। अब मेरे बच्चे ये सारे वर्ड क्योंकि मैं समझा चुका हूं तो मुझे नहीं लगा, कितने टाइप बताए मैंने आपके सामने, तो अगर कोई पूछेगा TTCT के कितने टाइप हैं तो कितने होंगे, 6 टाइप, लिख लो। 6 में आप सारे समझ चुके हो, जान चुके हो, बस एक दो, हाँ दो नए आएंगे जो मैंने आपको नहीं बताया होगा। पहले वाला देखो क्या लिखा होगा, फ्लुएंसी का मतलब क्या बताया था, क्या करना, नॉलेज। पढ़ो जरा क्या लिखा होगा फटाफट, क्या लिखा होगा उसमें, क्या, द एबिलिटी टू थिंक ऑफ ए लार्ज नंबर, जो हमारे पास ज्ञान है उसके बाद क्या करना, ला। दूसरा पढ़ो क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब उसके क्या, एक नहीं उसके क्या है, अलग अलग तरीके। तीसरा क्या लिखा है, मतलब वो हमेशा क्या होना चाहिए, नया होना चाहिए। चौथे वाला क्या हो सकता है, पक्का कुछ नया आ सकता है शायद, क्योंकि अगर सीक्वेंस में जाओगे तो अभी देखो जरा फिर, पहले तीसरा क्या आ गया, इनक्विजिटिवनेस जो होता है इसे बोलते हैं जब आप क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें डिस्कवर करते हैं, कुछ क्या करते हैं, नया छोड़। तो अगर आप ध्यान देंगे तो हिंदी में इसको मतलब क्या है, जिज्ञासा, और इसे नॉर्मली ना तोड़ के पढ़ना भाई, क्या पढ़ा जाएगा, इनक्विजिटिवनेस। तो जो अगर ये वर्ड आएगा तो जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, मतलब आप जब क्या, डिस्कवर, इसके सामने लिख लेना एक वर्ड क्या है, जो अभी आप मुझसे पूछ रहे थे ना क्या होगा, तो यहाँ पर वर्ड क्या करेगा, इसका डिस्कवर करना, तो कुछ ना कुछ क्या करेंगे, नया। तो उसने यही कहा कि क्रिएटिविटी के टेस्ट में आप फ्लुएंसी लाएंगे, मतलब ओरिजिनल चीजें लाएंगे, एलिब्रेट कर रहे हैं, और आप इसमें क्या साथ क्या करें, इंक्विजिटिव। अब पांचवा जो आपके सामने आ जाता है, अब पांचवा जो होगा किसी चीज की क्या होती है, परसिस्टेंस। तो परसिस्टेंस का मतलब होता है कि आप उसके लेके कितने
में ज्यादा क्या है, मतलब उसको चाहते कितना है, उस पर काम कितना का चाहते हैं। तो क्या लिखा होगा कि आपके सामने कोई भी समस्या आई, अगर आप उस पर बने हुए हैं, आप उस पर कंटिन्यूस का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो इसका मतलब आप उसका क्या है, सॉल्यूशन ढूंढने की प्रोसेस में भी है और उसका रिजल्ट चाहते हैं, उसे गिव अप नहीं करना। और लास्ट में क्या लिखा होगा, एलेबोरेट। उसके बारे में आपको मैंने पहले ही बता दिया था, क्या था एलेबोरेट करने का मतलब, किसी चीज को, आइडिया को क्या करना, ऐड। अब अगर मैं इस चीज को तुम्हें 2 मिनट के लिए भुलवा दूं और ये बोल दूं कि टीटीसीटी जो है उसके कितने टाइप थे, 6, कितने थे, 6, तो 6 में से अपने को 4 तो पहले ही पता था ना। अच्छा, वो जो चारों के चारों थे वो किसने दिए थे, गिलफोर्ड ने। किसने दिया था, गिल। लेकिन गिलफोर्ड के बारे में अगर बात करेंगे तो गिलफोर्ड की थ्योरी को ही ज्यादा आगे एक्सप्लोर किसने किया था, टॉरेंस ने। तो इसीलिए जब शुरुआत में क्या लिखा है कि गिलफोर्ड और टॉरेंस जो थे उन्होंने क्रिएटिविटी पर सबसे ज्यादा क्या किया था, काम किया था। अब उसके बाद 2 नए वर्ड और आए, इसमें कौन कौन सा था, इंक्विजिटिवनेस और दूसरा क्या था, पर्सन। इसका मतलब कुछ डिस्कवर करना। तो जहां एक नया वर्ड आया है, पहले वर्ड के आप कीवर्ड पहले ही लिख चुके हो, इसका आप नया लिख लो। तो इंक्विजिटिवनेस के आगे क्या लिखोगे, डिस्कवर। क्या लिखोगे, डिस्कवर। और परसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, किसी चीज पे इम्पल्सिव नेचर, बने रहना, उस पर क्या है, रुके रहना। अब यहां तक हुआ, और यहां तक आने के बाद आपके सामने पासी और एक मैडम आती हैं जिनका नाम है उषा देवी जी। ये क्या है, पासी टेस्ट कहलाता है, बट इसका फुल नाम अलग हो जाता है, PUTCPS। क्या हो जाता है, PUTCPS, जिसको पूरा क्या बोला जाता है, पासी ऊषा टेस्ट ऑफ क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब ये क्या बला थी, इस पे कुछ ज्यादा सवाल बने नहीं, क्योंकि हम हिंदुस्तानियों के पास ऑप्शंस कम ही बचते हैं, क्योंकि जो बाहर वाले आते हैं हम उसे कुछ क्या है, नया। जैसे तुमने रील्स देखी होंगी तो फॉरनर कुछ रील्स का कॉन्सेप्ट लाते हैं, बस हम उसे हिंदी में यहाँ बना देते हैं, क्योंकि तुम लोगों ने बाहर वालों की रील देखी नहीं होगी, तो तुम्हें लगता है कि इन्होंने क्या है, नया गया होगा। जैसे अभी कल एक चीज मैं ऐसे स्क्रॉल कर रहा था तो देखा कि एक पति पत्नी दोनों कुछ कह रहे थे, उसके क्या है, मेरे हाथ में क्या है, 50 रुपए है ये वाला, तो कि मैं जब इसे नीचे गिराऊंगी और जब तू उठाएगा इसको, तो जब तक तू इसे उठाए, हाँ बता क्या देखा तूने, चेक कर रहा था, बता देख लिया, हाँ पढ़ लिया। अगर मैं तो, हाँ खाली आदमी, मेरे तो, मेरी थोड़ी ना नौकरी लगनी है, मेरी तो लगनी लगनी तुम्हारे लगे। तो कहता है कि भाई आदमी सोचता है ये वाली बात, कह रहा है जब तक तू पैसे उठाएगा ना तब तक तेरे को इतनी चप्पलें मारूंगी मैं, है ना, करांगा। तो सोचता है कि 50 रुपए तो नीचे गिरेंगे, मैं उठा लूंगी, चप्पल कितनी लगी, 1 2 50 रुपए तो मिल जाएंगे। अब वो ये 50 रुपए छोड़ देते, 50 सिक्के होते हैं, और जब तक वो सिक्के उठाती है तब तक उसको धनाधन वो 50 चप्पलें क्या है, मारती चली जाती है। ये क्या है, सोच की क्या है, क्रिएटिविटी है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्या है, फॉरेन का था, हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर लिया यूज। अब इस वाले उषा के साथ क्या, उषा की कहानी कुछ ऐसी थी। हम ना जब जैसे तुम लोग पीजी में रहते थे, तो जब शुरू में दिल्ली आया, मैं पीजी में रहता था, हम 3 दोस्त थे, मैं था, दीपक था, और क्या था, सचिन था, बीच में हमारे साथ अमित भी जुड़ गया था। तो जैसे तुम लोग पीजी में कितने लोग रहते हैं, तो जो लोग पीजी में रहते हैं ना, उनकी लाइफ ना मतलब ऐसी होती है कि भाई शुरुआत जो मिल गया ठीक है, जो नहीं मिला तो क्या उसके लिए रोना, कि घर वाले से पैसे मांगते टाइम में थोड़ी सी क्या आती है जना। तो मुखर्जी नगर का 200 300 रुपए का गद्दा बड़ा फेमस गद्दा है, वो लाओ, उस पे सोते थे और काम चल जाता था उस पे। अब क्या हुआ कि इसमें कि हम तीनों, मतलब हमारे पास मोबाइल वोबाइल का था नहीं, तो दीपक बहुत बढ़िया पढ़ता था, बट उसकी इंग्लिश कमजोर थी। सचिन जो है वो बस उसे मन था कि मैं दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल लग जाऊं, उसके बाद मैं कुछ नहीं करना, बस नौकरी लगेगी सरकारी। उसके बाद क्या है, जब गांव से जब कोई आते हैं ना, तो उन्हें ये रहता है कि बस सरकारी नौकरी लगनी चाहिए, बस बहुत बड़ा आदमी होगा। मतलब आज भी मेरे पास इतना पैसा वैसा होगा, लेकिन शायद मेरी वैल्यू उस इंसान की वैल्यू से कम ही होगी जिसकी सरकारी नौकरी है, चाहे वो दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल क्यों ना हो। उन्हें लगता है इनकी दुकान ही तो खोल के रख ले, किसने, इसकी क्या सरकारी नौकरी। और जो हमारे साथ तीसरा था, वो जो अमित था, वो भी, मतलब हम सारे पढ़े लिखे, तो हम सबका एग्जाम क्लियर हो गया था। मेरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में हो गया था, और दीपक का एसआई में हो गया था, अमित उसका कांस्टेबल, हम अपने सेट हो गए। बट क्योंकि अभी थे नहीं, तो हम ना अपनी तैयारी कर रहे थे यूपीएससी की, नौकरी लगी थी, सेटिस्फेक्शन में थे, हाँ। तो दीपक के घर वाले थोड़े लालची टाइप के थे, वो चाहते थे कि दीपक ना अभी के अभी एक अगले साल में आईपीएस बन जाए, आईएएस बन जाए, यूपीएससी। दीपक थोड़ा नटखट था, उसे हमेशा क्या था, तेरा भाई तो ये कर देगा, तेरा भाई तो, वो नहीं होता तेरा भाई वाला वो होता था। तो क्या, लेकिन आज हम तीनों का व्यवहार ऐसा था आपस में कि जब हम जाते थे, कोई भी काम पे जाता था, तो दूसरा उसकी मदद, चाय बना देना, ये बना दे, चलता रहा, बर्तन वर्तन साफ करना, सब था। मेरा क्या हुआ, इस बीच में डीयू में क्लासेस लगी, आरबीआई का सिलेक्शन तो हो गया था, पर ज्वाइनिंग नहीं आई थी, बट मेरे डीयू में क्लासेस थी, सीआई में क्लासेस। तो सुबह 8 बजे मैं उठ जाता था, मेरे से पहले दीपक उठ जाता था। दीपक क्या है, हमारे लिए चाय वाय बनाता था, और सचिन भी जॉब पे चला गया। हम आते, तो जब हम शाम में आते तो हम दीपक के लिए काम करते। प्रोसेस बहुत प्यारा स्मूथ चल रहा था, कभी किसी की लड़ाई नहीं। इस बीच में उसके मम्मी पापा
ने कहा कि तुझे आईएएस बनना, तो उसने क्या सोचा कि ये दो मम्मी पापा का ना इस बात का फायदा उठाता, ठीक है बन जाऊंगा तो लैपटॉप लैपटॉप दिलवा दो। घर वाले बोले कि हम तो नहीं दिलाएंगे, बोला ठीक है मैं भी नहीं स्पेस बनूं। घर वाले ने सोचा लड़के में टैलेंट तो है, इसको क्या है लैपटॉप दिलवा देते हैं, तो लैपटॉप दिलवा दिया। अब लैपटॉप तुमने देखा उसमें टोरेंट की वो साइटें चला करती थी, मूवीज डाउनलोड करता और पूरे दिन मूवीज देखता। इस बीच में उसने नया एक बुखार हुआ, उसने फेसबुक डाउनलोड कर लिया। और जब फेसबुक डाउन तो शुरू से कहता है कि तेरा भाई शादी करेगा तो दिल्ली वाली से शादी करेगा और किसी से नहीं करेगा। तो उसकी एक चाहत थी ये वाली। अब क्या हुआ जब उसने फेसबुक कर लिया तो उसने एक लड़की से बात होना शुरू हो गई, और ये वाली बात उसने हमें नहीं बताई। लेकिन दीपक इतना खुश रहने लगा जीवन में कि पहले जो शाम के काम हमें करने होते थे वो हम शाम के काम भी हम नहीं करते थे, दीपक ही करता था। वो आते ही चाय पानी सब कुछ खाना, तो हम सोचते थे कितना खुश क्यों रहता है, कुछ नहीं हुआ। अब ये प्रोसेस चला करीब 15-20 दिन चल गया होगा। एक दिन हम आए तो सुबह को दीपक उठे ना, मैंने कहा चलो तबीयत खराब होगी, शाम को दीपक काम ना करे, तो एक दिन का तो हुआ, 2 दिन, जो 3-4 दिन ऐसे ही हो गया। तो मैंने उससे बोल दिया, मैंने तेने चाय क्यों नहीं बनाई, नौकर लग रहा हूं मैं तुम्हारा। तो उसका जो खुशी वाला माहौल तो थोड़ा सा क्या है बिगड़ गया, बेचारा गुस्से में आने लगा। अब गुस्से में आ गया तो पता नहीं भाई रीजन क्या हो क्या नहीं हुआ। तो बोलते हैं, फिर हमने पूछा मैं क्या कुछ तो बात है, तो मैं अमित और जो सचिन आए बैठे कि अच्छा तू बता क्या बात हुई आज। कुछ नहीं, इमोशनल हो गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा हुआ क्या था, कह रहा सच्ची सच्ची बता। तो क्या जब हम आते थे तो लैपटॉप अपने पास कहता बस मैं लैपटॉप चलाऊं सारे काम करूँ, तो मुझसे लैपटॉप नहीं लेते थे। एक दिन पता चला कि मैंने फेसबुक पे अकाउंट बनाया था उसने, तो उसकी किसी लड़की से क्या होती थी बात होती, वो लड़की दिल्ली वाली थी, अंग्रेजी अंग्रेजी बोलती थी, अंग्रेजी आती थी कम, और अंग्रेजी इतनी कम नहीं आती थी कि जान। बट क्या होता है ना, प्यार में इंसान अंधा हो जाता है, तो ये समझ नहीं पाता क्या पूछ रहा क्या जवाब दे रहा होगा। तो भाई क्या हो रहा था, जैसे पेन चल रहा होगा यहाँ वाला, तो आपस में दोनों की बात चल रही होगी, तो है ना, तो उसने बोले व्हाट्सएप, है ना, उसने बोला भाई नॉर्मल कोई लड़की होती तो क्या कर रहे हो तो जवाब दे देता। उसने अंग्रेजी में बोल लिया व्हाट्सएप। भाई क्या था, हमारा गद्दे पे लेटा हुआ और जो चेस्ट पे नहीं रखते लैपटॉप, ऐसे लेट कर यूं कर रहा था। तो जैसे ये लेटा हुआ था ऊपर पंखा चल रहा था ऐसे भाई। तो उसने ऊपर देखा, क्या बोल दिया कि क्या बात था ऊपर, उसने सोचा कि ऊपर क्या है, व्हाट्सएप का मतलब क्या है ऊपर क्या है। तो जो ट्रांसलेशन एरर है ना, तो उसने उसकी लाइन को क्या कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया। और उसने ट्रांसलेट करके बोला ऊपर क्या है, तो उसने कहा ऊपर फैन है। अच्छा, तो उसने पूछा भाई किसका फैन, तो अब उसने ये पूछा किसका फैन, तो उसने ऊपर लिखा था फैन पे लिखा था उषा। तो उसने क्या लिखा, उषा का फैन बता दिया। तो उसने सोचा कि जब तू उषा का फैन है तो मेरा क्या करेगा, तो उसने उसका क्या कर दिया, ब्लॉक मार दिया। और ब्लॉक मारने के बाद उसने उससे कभी क्या है बात नहीं करी। तो इसलिए मेरे को हमेशा क्या याद रहता है, ये उषा याद रहता है कि उषा के चक्कर में बेचारे का क्या हुआ था जीवन। तो कभी कभी आप ऐसा जीवन, आप देखो ये जब बना तो हमने सोचा ना, अब हम उसके सामने ना अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, तो उसी के सामने हंसे कि उसे कुछ कंट्रोल करे। तो कभी कभी जीवन में ऐसे काम हो जाते हैं। तो उस दिन से सोचो कि उषा, आज जैसे मैंने तुम्हें स्टोरी सुना दी, ये वास्तविक है, इसमें कोई भी काल्पनिकता नहीं है। तो लेकिन तुम भी अगर कभी ऊपर फैन की तरफ देखोगे तो तुम्हें 2 बार ना उषा याद आएगी कि ये क्या है, तो चक्कर हो जाता है। बस बड़ी मुश्किल से बेचारा निकला बाहर वो करा, लेकिन फाइनली उसका सिलेक्शन हुआ एसडीएम इस टाइम हो गया है इसमें। हाँ नहीं, बस से भी ज्यादा बढ़िया मिली आदत तो। दिल्ली वाली बता रहा है। चलो अब देखो इस पूरे टेस्ट में जो होगा ना पासी और जो उषा उषा का टेस्ट है, इसमें क्या है क्रिएटिव क्या है, इसके नाम में ही इसकी कहानी है। तो अगर तुमसे पूछेंगे तो इस टेस्ट के साथ, जैसे क्रिएटिव थिंकिंग वाला था, टीटीसीटी वाला था, इसमें क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग टेस्ट होगा। और अगर कोई भी पूछेगा पासी टेस्ट आएगा, लेकिन नॉर्मली आपके सामने क्या होता है शॉर्ट फॉर्म आ सकती है, कौन सी आ सकती है, PUTCPS। और आज से पहले अगर ये आपके पास आ जाती तो शायद आप इसका जवाब ना दे पाते। तो याद रखना इसके साथ कब दिया था, 1996 में। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग पे था, इसके भी इन्होंने क्या दिया, 6 सब स्टेजेस थी। अब देखो उन्होंने टॉरेंस ने कितनी दी थी, 6, इन्होंने भी क्या दिया था, 6। लेकिन हिंदुस्तानी लोग थोड़े से तेज तरार होते हैं, उन्हें लगता है कि बातें जितनी लंबी उतनी ज्यादा अच्छी होती है। जो फॉरनर होते हैं उन्हें लगता है कि बात जितनी छोटी उतनी ज्यादा अच्छी होती है। पहले एक बात याद रखना, ध्यान से पेपर पेन छोड़ो। अगर आप उसमें जा रहे टॉरेंस टेस्ट में, तो टॉरेंस टेस्ट में क्या है, वर्बल नॉन वर्बल दोनों था। लेकिन अगर कभी भी याद रहे कोई तुमसे पूछे कि पासी के और जो उषा वाले टेस्ट में वो किस पर बेस, वो याद रखना नॉन वर्बल। नीचे की तीसरी लाइन पढ़ो, क्या लिखा होगा, देयर आर क्या है 6 सब टेस्ट है, इंक्लूड इन दिस टेस्ट एंड इन क्या है नॉन वर्बल। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था वर्बल क्या था, नॉन वर्बल। तो याद रखना ड्राइंग और उसके नेचर में मिलेंगे, इसका मतलब इसमें वर्बल वाला कोई भी काम नहीं हो। तो प्रॉब्लम सोल्विंग बेस्ड टेस्ट था। अब आपका आज का एक काम होगा होमवर्क, कि मैं ये जो 6 टेस्ट आपको दिखा रहा हूं, इनके एक्सप्लेनेशन में आज नहीं कराऊंगा, आपको इसे खुद ही सर्च करनी है। और इन 6 को क्या बोला गया, कैसे बोला गया, वो एक बार देखो इन 6 के साथ आपके सामने क्या है। तो क्या
क्या क्या लिखा होगा? किसी चीज को देखना, मतलब नॉर्मली मैं बता देता हूँ, वैसे आपके सामने क्या होगा कि आपने क्या होगा किसी चीज को देखा, जैसे एसएसबी वाला टेस्ट हुआ, उसके बाद क्या है अनयूजुअल टेस्ट है, उसके बाद क्या है कॉन्सिक्वेंसेज है, उसके बाद अभी पढ़ के आए थे आपसे इनकॉन्सिक्वेंसेस वाला, उसके बाद क्या होगा स्क्वायर टेस्ट वाला, और उसके बाद क्या होगा ब्लॉक टेस्ट वाला। तो कुल मिला के याद रखना इन्होंने भी क्या किया थे 6, और एसएस क्या करता है ओरिजिनलिटी को, और इसके क्या है एलो, कि आप कितना नया कर सकते हो और कितना इसमें क्या कर सकते हो ऐड कर। इसका मतलब इसमें किसी भी तरीके से फ्लुएंसी वाला और फ्लेक्सिबिलिटी वाला कोई काम नहीं है, इसमें सिर्फ दो ही काम होंगे। कौन कौन से होंगे? या तो एलिब्रेट करोगे या फिर क्या करोगे ओरिजिनल। इन 6 के 6 को आप लिख लो, लिखने के बाद उसमें लिख लिया था टोरेंस टेस्ट तो लिख लिया था ना। टोरेंस टेस्ट किस पे बेस्ड था? क्रिएटिव थिंकिंग पर। उसमें 6 नाम याद थे तुम्हारे, इसमें भी क्या होंगे 6 होंगे। 6 क्या होंगे? सब टेस्ट होंगे, और सब टेस्ट में एक क्या होगा देखने वाला, एक क्या होगा अनयूजुअल वाला, एक क्या होगा रिजल्ट ओरिएंटेड, एक क्यूरियोसिटी, एक स्क्वायर बेस्ड, और एक होगा ब्लॉक टेस्ट। आपने आजकल छोटे बच्चों को देखे होंगे ना, वो जो कुछ ब्लॉक बनाते हैं जो क्रिएट करते हैं वो उसी के उस पे फॉर्म पे क्रिएट करते हैं भाई। चलो फटाफट बताओ, ये रहा सवाल देखो, टेस्ट से रिलेटेड सवाल देखो। क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटी फ्रॉम क्रिएटिविटी अकॉर्डिंग टू गिलफैंड एंड टोरेंस? बताओ, चारों है हाँ या ना? पक्का? कंफर्म? चलो लगा दो फिर, क्या होगा? क्योंकि हमने किसके बारे में बात नहीं की थी, इंटरडिपेंडेंसी नाम का कोई जैसा चक्कर था ही नहीं। अब सोचो ये सवाल आया है तो इसका मतलब हमने अगर पढ़ लिया तो एक नंबर क्या है बचा लिया। और मैं तो हर सवाल के साथ कह रहा हूं यही है, ताकि मैं बोलूं कि सारा पढ़ाया हुआ आया था, है कि नहीं? चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्या कहता है भाई। वहां वाले पासी जो टेस्ट है उसमें क्रिएटिविटी में उससे कहा कि कौन सा एक सब टेस्ट नहीं है। कौन सा कहता है? सब टेस्ट नहीं। सब टेस्ट कितने थे हमारे पास? 6 थे। 6 में हमने क्या क्या देखा था देखो, उसमें पहले वाला क्या है एलेबोरेशन, दूसरे वाला क्या है फ्लेक्सिबिलिटी, तीसरा क्या आपके सामने कॉन्सिक्वेंसेस, और लास्ट वाला क्या अनयूजुअल था। कॉन्सिक्वेंसेस तो था ना, था उसमें, और जो फ्लेक्सिबिलिटी था, अरे गधो, पहले ये बोला कि एलिब्रेशन था। हाँ या ना? नहीं था। और इतना बताने के बाद तब तो ऐसे मुंह खोल के बोलते हो हाँ था हाँ था। इसके ऊपर क्या ये सर्कल करे थे दोनों? ये बोल के चला था कि इसके अंदर क्या नहीं मिलेंगे। इसलिए कह रहा था कि तुमसे पहले कहा था सवाल ऐसा पूछो जो तुम्हारे पढ़ने के बाद पहले ही बताया कि पासी टेस्ट में कौन कौन से दो नहीं मिले थे, फ्लुएंसी और फ्लेक्सिबिलिटी शामिल नहीं था। अब इस सवाल को अगर आप देखोगे तो इसमें देखो नीचे क्या दिख रहा है, सिंग दिख रहा है, अनयूजुअल भी दिख रहा है, कॉन्सिक्वेंसेस दिख तो रहा है। सवाल ने देखना जरा तुमसे क्या पूछा है भाई, देखो कौन सा नहीं है। तो नहीं वाले में पहले क्या लिखा है एलोब्रेशन, वो था कि नहीं था? अरे ऊपर की लाइन ही इस पर एलिब्रेशन पर और किस पर बेस्ड है ओरिजिन, उस पर बेस्ड ही 6 सब टेस्ट हैं। आंसर देखो जरा क्या लिखा है, तो क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट उसमें शामिल नहीं। अब मान के चलो तुमने ये पढ़ा था या नहीं भी पढ़ा था तो तुम्हारे तो दिमाग में ये पता है कि क्रिएटिविटी में फ्लेक्सिबिलिटी तो होती है। अब तुम इसका जवाब लगाते नंबर क्या हो जाता खत्म। तो याद रखना कि फ्लेक्सिबिलिटी और जो फ्लुएंसी है वो टोरेंस वाले में तो है, लेकिन वो कभी भी पासियोरूसा वाले में नहीं है। बस थोड़ा सा याद रखो यार, इतनी जल्दी भूल रहे हो एग्जाम में कैसे काम चलेगा। आओ, टाइप ऑफ पासी टेस्ट जो है क्रिएटिविटी हैज 4 क्वेश्चन एंड स्टूडेंट आर आस्क्ड टू राइट द डिफेक्ट एंड प्रॉब्लम ऑफ अ पास्ट कार्ड, है ना, एप्पल एंड द लाइक। क्या बोलेगा बता, इस सवाल को समझो और इसका जवाब दो आपके सामने। बस इसके बाद देख लूं मैं शायद इसमें कमी, हाँ खत्म हो जाएगा, फिर इसका जवाब दो, बस ध्यान से सोच समझ के जवाब देना। पूछ रहा है इसके सामने कि जो टेस्ट है, हाँ अच्छा एक बात तो कंफर्म है कि किसके बारे में बात कर रहा है, पासी टेस्ट के बारे में। पासी टेस्ट में एक बात बताओ, आपके सामने कौन कौन सी चीज इसने कहा होगी, तो जो पहले 3 दिख रहे हैं वो होंगे कि नहीं होंगे? हाँ कौन ऐसा है जो इस सवाल को समझा सकता है, जो इसका जवाब भी दे?
पढ़ो एक बार सारे लोग। एक ही सवाल ऐसा है जिसमें आपको बस सोचना है। अच्छा, पहले तीन जो वर्ड हैं यार, तुम्हारा क्या होगा? क्या है? तुम्हें तो एक सवाल बिल्कुल अलग सा दे दो, तुम्हारी बुद्धि खत्म हो जाती है। ए कितने लोगों का जवाब है? बी कितने लोगों का है? सी, डी। सवाल का जवाब चार कितने लोग दे रहे हैं भाई? अरे पागलो, सीधा सीधा सवाल उसने कभी कभी ना आप क्या कर रहे हो, जैसे कोई नया सवाल है इतनी बार बोला, अपना कॉमन सेंस यूज किया करो। आपसे उसने कहा कि पासी टेस्ट वाले हैं, ऊपर की दो चीज पासी के टेस्ट में नहीं है कि नहीं है? नहीं है। नीचे की दोनों चीजें जो पासी में मिलते हैं, एक अनयूजुअल टेस्ट, देखो जरा तुमने लिखा है कि नहीं लिखा है? क्या लिखा है? अन टेस्ट हो। अब अगर सॉरी दूसरे वाले वो है, गलती होगी, है यूज याद आ गया है। ठीक है, अब ध्यान दो। अरे इसने जो सवाल का जवाब ढूंढा, यहाँ देखो, उसने कहा कि आपको पूछ रहा है आपकी कॉमन सेंस पे कि नहीं, कि जो टाइप ऑफ पासी टेस्ट चल रहा है उसमें क्रिएटिविटी हैज 4 क्वेश्चन एंड स्टूडेंट आर आस्क्ड टू राइट द डिफेक्ट्स एंड प्रॉब्लम। किसी चीज में अगर डिफेक्ट एंड प्रॉब्लम है तो इसका मतलब ना तो आप उसको परसिस्ट कर रहे हैं, ना इन कंटेस्ट सीधी अनयूजुअल वो है नहीं, क्योंकि आपके सामने कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन होगा। तो इसका मतलब सीधी सीधी कह रहा है कि एक सवाल देखो और उसके बाद उसकी क्या है, प्रॉब्लम को यूज करना है। तो आंसर क्या होगा? 4। हाँ, कौन सा? नहीं, कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमने नहीं पढ़ी हो तो इसका मतलब आ सकते हैं जीवन में ना। पोस्ट कार्ड भी होता है। पास्ट कार्ड वाला क्या मतलब होता है? पास्ट कार्ड देखे हैं कभी किसी ने? तुमने देखे ही नहीं आज तक? मेटा में डालो जरा। और वो है जो तुम्हें रोज तुम अपने जीवन में नॉर्मली देखे होंगे, डालो पास्ट कार्ड डालो। हाँ, जो बुक्स होती है उसमें जो भी आते हैं नहीं, जो यार टेटो रीडर वाले जो ले, हाँ। आगे पास्ट कार्ड क्या दिखा? हाँ, आ गया। हाँ, ये जो पास कार्ड होते हैं ना एक तरीके का, अरे जो तुम्हारे टेरो रीडर कौन से नहीं होते, वो जो यूज करते हैं, इसी को क्या बोला जाता है? पास कार्ड बोला जाता है। आज बस बहुत है इतना जीवन में तुम्हारे आज के लिए। मिल गया? तो देखो, मैंने कहा कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें पता चलती रहती है। नहीं नहीं, आओ भाई। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल टू फोस्टर क्या है? क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी को बढ़ाने वाले जो अनुदेशात्मक हुए हैं। चलो छोड़ो, आ जाओ। नेक्स्ट वाले जो होगा, ये क्या कहना चाहता है? इंस्ट्रक्शनल मटेरियल टू फोस्टर क्रिएटिविटी, क्या मतलब होगा इस बात का? क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए क्या होती है सामग्री? वो तो लिखा हुआ है, कभी सुना है, सोचा है इसके बारे में? उसमें एक वर्ड लिखा होगा सामने, क्या होगा? इंस्ट्रक्शनल क्या है बटे। तो आपको सामने वाले ने एक इंस्ट्रक्शन दिया, आपको उसको क्या करना है? फॉलो करना है। उसके अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड लिसन द इंस्ट्रक्शंस क्या है? केयरफुली। अब बैठो, मैं किसी को ये नहीं आने जाने का कोई रीजन की नहीं पूछ रहा। सवाल ना क्रिएटिविटी को बढ़ाने के इंस्ट्रक्शन, मैंने इस क्लास में जो टाइमिंग दिया है मैसेज में मेंशन कराया 15 मिनट का, आप नहीं आ रहे, देखो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, मत आओ। लेकिन वो 15 मिनट वाला टाइम इसलिए इंस्ट्रक्शंस के तौर पे देंगे ताकि आप टाइम पर आओ। आओ तो टाइम पर आओ, नहीं आ रहे तो क्या है, कोई बात। हर इंसान के घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे मैं चाहूँ। सेम तरीके से जब आप क्रिएटिविटी के इंस्ट्रक्शनल मेथड में जाओगे तो उसमें भी अगर आप क्रिएटिविटी को बढ़ाओगे तो जो अभी तक आपने पूरी क्लास में पढ़ा है उसको यहां से मैं एकदम बिल्कुल स्लाइड से हटाऊं और आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आएंगे सीधा, बहुत जल्दी में। यही है, चलो इस सवाल का जवाब। और तुम सोचो कि ऐसी जगह से सवाल आया हुआ है जहां से हम चीजों को क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। जिस दिन आप एक क्लास छोड़ोगे ना, याद रखना उस क्लास में पता नहीं कितना कुछ निकल जाएगा।
सीधा सा मतलब था, मैं अभी आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि अगर इस क्लास में कोई नहीं आएगा तो उसका नुकसान होगा, मेरा नहीं होगा। इसका मतलब इस क्लास के जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो मुझे झेलने पड़ेंगे कि उसे झेलने पड़ेंगे। सवाल को पढ़ो जरा, तुम्हारा तुम ना देख, याद पढ़ो, वहां पे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शनल मटेरियल टू फोस्टर क्रिएटिविटी इज यूज्ड इन विच चिल्ड्रन आर गिवन, क्या इम्पॉसिबल सिचुएशन आर आस्क्ड व्हेन सच अ थिंग हैपन व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंस। सवाल था, उसका जवाब था। अगर तुम नोटिस करोगे तो आपको ना दो चीजें दिखाता हूं कि कई बार ना आप कुछ चीज नहीं पढ़ोगे, तब भी एग्जामिनर अगर आपसे सवाल पूछेगा तो आप उसका जवाब दो। जब हम ना इस सवाल को ढूंढ रहे थे, हमें नहीं समझ में आ रहा था, तो इस सवाल में ना देखो डिफेक्ट एंड प्रॉब्लम मिला था, उसने इस सवाल का जवाब दे दिया था यहाँ पहला। अगर आप इम्पोस्टर वाला जो सवाल सारे लोग देख रहे हो और आपको नहीं दिख रहा, इस पे नहीं, इस पे चलते हैं पीछे वाले, और यहाँ पर आपके सामने आया, तो यहाँ पर भी जब इस सवाल को देख रहे हो ना, तो इस सवाल में और इसके ऑप्शन में कहीं ना कहीं वो वर्ड क्या होगा, सेम मिलेगा। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर क्या लिखा है और यहाँ पर देखो आपके सामने क्या लिखा है। अच्छा, ऊपर सिचुएशन कहाँ लिखा है? चलो, आपने क्या करते, सेकंड लाइन में क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, इम्पॉसिबल सिचुएशन दिया। और अब इस सवाल को अगर आपको सामने होगा तो यहाँ इसने पूछा है व्हाट वुड बी दे, क्या हो गया, कॉन्सिक्वेंस। तो इसका मतलब एक तो सिचुएशनल होगा, एक क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस। और जब उसने बोल ही दिया कि अगर आपके साथ उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, तो एक बार देखो इस सवाल का जवाब ही क्या मिलेगा आपके सामने, कौन। तो अब नहीं समझ में आया तो फिर देखो, याद रखना किसी भी सवाल में ना आप ना प्रीपोजिशन और कंजंक्शन मत ढूंढा करो, आप उसमें ढूंढो या तो नाउन को, या उसमें वर्ब को, या फिर उसमें क्या है, प्रोनाउन को। किसी सवाल आप मैं ये बता रहा हूँ, देखो एग्जाम को ना जब आप क्रैक करते हो तो उसमें ना आपका ना कॉमन सेंस सबसे पहले यूज होता है। आप किताबें पढ़ के पेपर पास नहीं करोगे। इस सवाल में जब कहा कि आपने सवाल को आराम से पढ़ो, कह रहा है कि फॉलोइंग, अच्छा तुम्हें ये नहीं पता चला इंस्ट्रक्शनल क्या होंगे। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल का मतलब हो गया कि आपके सामने कोई पजल है, उसे कैसे सोल्व करना है। देखो, अगर कोई भी इंस्ट्रक्शनल उसमें आएगा तो सीधी सी याद रखना कि भाई हमारे सामने क्रिएटिविटी को मैं कैसे बढ़ाऊं। तो आपके अंदर क्रिएटिविटी कैसे बढ़ेंगे, हम आपको ऐसे टास्क देंगे जिसमें आपका दिमाग क्या लगेगा, ज्यादा। हम आपको ऐसी सिचुएशन देंगे जिसमें आपके दिमाग में क्या होगा, सोचना। मैंने पहले ही कहा था, द रियल जो मदर या फादर होगा क्रिएटिविटी का, वो प्रॉब्लम सोल्विंग होगा। क्लास जब शुरू करी थी मैंने क्या बोला था, प्रॉब्लम सोल्विंग से ही क्या होगा, क्रिएटिविटी का क्या होगा, ओरिजिन। पहले पढ़ो क्या लिखा होगा, पजल सोल्व। तो इसका मतलब जितनी ज्यादा आप पजल सोल्व करते जाओगे उतना ही पजल आपके लिए इजी होता चला है। रीजनिंग में कभी क्लाउस सीरीज पढ़ी है, लाइन वाली। अब जब आप रीजनिंग में पढ़ते हैं तो जितनी आप नंबर सीरीज करते जाते हो, उसके बाद आने वाले नंबर क्या होना शुरू हो जाते हैं, आसान। लेकिन जैसे आप उसकी शुरुआत करोगे वो आपके लिए थोड़ा सा क्या होगा, मुश्किल। दूसरा लिखो, क्या लिखा होगा, रिडल। क्या होता है रिडल सॉल्विंग, हाँ, पहेली हुआ, और उसके बारे में आप क्या लगोगे, दिमाग लगाओ, उसका भी क्या मिल जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी ऐसी चीज कौन सी होगी, ऐसा कौन सा वर्ड होगा जिसे आप टाइप करोगे लेकिन वो दिखेगा नहीं, वर्ड है, गूगल से लाइनें ढूंढ के। मैंने क्या बोला, ऐसा कौन सा वर्ड होगा जिसे आप टाइप करोगे लेकिन वो दिखेगा नहीं। पहेली है मेरी, बताओ जवाब। जो भी है, हाथ उठा के जवाब देना। डिलीट लिखेगी तो डिलीट दिखेगा नहीं। चलो, अरे लेटर मतलब कोई भी ऐसी चीज, मान लो आपके पास कंप्यूटर है, मोबाइल है, और आप उस पर कुछ टाइप कर रहे हो, और जो टाइप करोगे वो दिखेगा नहीं। इनविजिबल करोगे तो INVI दिखाई देगा ना। हाँ, अरे वो तो एक, हाँ, सर्च। चलो, अब अगर इस बात को मैंने, पासवर्ड, पासवर्ड जब आप लिखते हैं तो पासवर्ड स्टार बन जाता है, वो दिखता नहीं है। तुमने सवाल ही नहीं फिर उसे हाइड करना होता है, पासवर्ड किसी को दिखाया नहीं जाता। आप इस बात को फिर ये वाली बात तुम अपना दिमाग तो लगाओगे लेकिन सवाल को क्रिएट, मैंने क्या बोला कि कौन सी ऐसी चीज टाइप करोगे, पासवर्ड दिखता है। अब देखो तुम आगे ना, तुम इसमें भी, अरे सवाल है, अब पासवर्ड वाले करते टाइम किसी ने क्या वो आंखें खोल रखे तो दिखेगा, लेकिन नॉर्मली जब पासवर्ड टाइप करोगे तो किसी को दिखता है। सवाल तुम क्या करोगे, हर चीज का तोड़ लाना सोच रहे हो कि जो मैं बोलूंगा उसका एक बार कटाक्ष जरूर करना है तुम लोगों को। अरे लेने तो फिर इस बार पासवर्ड क्या भाई, तू लिख दे सामने यहाँ पर, है ना। हाँ, तो आपसे कोई पासवर्ड छोड़ो। अब आपके सामने क्या हुआ, एक नॉर्मल बात था, जो स्पेस है वो टाइप थोड़े ना हो रहा है, लेकिन पासवर्ड क्या हो रहा है, टाइप हो रहा है, लेकिन फिर भी सामने वाले को दिख नहीं रहा है। इसलिए जब आप अपने उसमें जाते हो, ATM में जाओगे तो जो पासवर्ड टाइप करते हो, कीबोर्ड दबाते हो, क्या किसी को दिखाई देता है वो?
पर नहीं, तुम्हें सवाल जवाब देना कि दिखाने भाई अपना दिखाओ, मैं क्या दिक्कत है। इसके बाद देखिए क्या लिखा होगा, डाई, उसके आगे क्या लिखा होगा। अब ये तो डाइवर्जेंट थिंकिंग आसान है क्योंकि तुमने इतनी बार पढ़ लिया, लेकिन एक बात बताओ, जो मास्टरी प्लॉट्स होते हैं वो क्या होते हैं, मिस्ट्री, सॉरी सॉरी, हाँ मिस्ट्री प्लॉट जो होते हैं वो क्या होंगे, कुछ सुने, कभी देखा इन लोगों को आपने, कोई बताएगा क्या होता है ये, हाँ कभी मेज टेस्ट देखा है, मेज टेस्ट नहीं होता उसका, अच्छा स्क्विड गेम देखा है, स्क्विड गेम में जब वो उस रूम में जाते रहते हैं उन्हें वो ढूंढना होता है जहां से वो बचेंगे, वो एक तरीके के ऐसे जो आपने प्लॉट्स ऐसे कर दे, कुछ जगह है जहां पर चीजें क्या कर दी हैं, छुपा दी हैं, वो कर दे, कुछ भी गेम होगा। अभी उसके बाद नेक्स्ट वाला, अरे खरगोश को गाजर तो फिर भी पता होता था, मतलब आपसे कहते कि एक आइस पाइस वो खेला, हिडन से खेला ना, इस तरह कुछ छिपा दिया कि उसे ढूंढ के लाना है। अरे भाई आ जाओ बस एक बार में सुनो, नेक्स्ट वाला देखो क्या लिखा है। अब ये क्या होता है, कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब कॉन्सिक्वेंसेस जो क्वेश्चन होंगे वो कौन से होंगे, हाँ चलो आप लोगों के सामने एक आज की समस्या ये है कि आपके सामने परिस्थिति देता हूँ कि एक टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया और एक टॉपिक पढ़ाने के बाद मैंने आपको 6 ना टेस्ट, आज के सब टेस्ट घर से दिए थे। ये तो नॉर्मली क्या है, सिचुएशन हो करते हैं, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसके बारे में आपको बताया ना, कुछ ना कुछ तो आपको इसका हर्जाना भुगतना ही पड़ेगा। जैसे आप मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी देखते हैं कि किसी चीज को पाने के लिए किसी चीज को खोना तो क्या है पड़ेगा, इसका मतलब या तो कम होगा या फिर क्या होगा, ज्यादा, लेकिन उसका कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंसेस तो आपको क्या करना पड़ेगा, डील करना ही पड़ेगा। याद करो मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी में एक तरफ जाओगे तो एक इंसान मरेगा ट्रेन का, दूसरी तरफ जाओगे तो 4 मरेंगे, तो उन दोनों सिचुएशन में से आपको कौन डील करना। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, स्टोरी क्या होगा, स्टोरी राइटिंग जब आप लिखते हैं तो कहानी अगर ऐसी लिखी गई कि पहली बार में, जैसे बड़ासो बॉलीवुड कितने लोगों ने देखा है, बड़ासो बॉलीवुड, अरे आजकल जो आ रहा है अभी वो देखा है ना, या कितने लोगों ने साउथ की एक मूवी है जिसका नाम है वो, अरे माँ नहीं, कांतारा नहीं, विजय वाली यार, जिसमें वो हाँ मास्टर है शायद, महाराजा है शायद, मास्टर है हमारे ही उसकी, जिसमें वो बर्तन को अपनी बेटी को बना के दिखाता रहता है ना, महाराजा करके कुछ है। तो आपने देखा होगा उस पूरी मूवी को जब देखोगे तो उस पूरी मूवी के आखिरी तक आप यही नहीं समझ सकते कि इस मूवी की स्टोरी क्या है। तो स्टोरी अच्छी होती है जिसके लास्ट में आपको क्या है, थोड़ी सी कंफ्यूजन। नेक्स्ट वाला देखो क्या लिखा होगा, टॉम राइटिंग क्या होती है कि जिसमें सामने वाला जोनी जोनी, देखा हाँ, तो ये रट रखी है तुमने। लास्ट वाला क्या होगा, रिडल का क्या है, रिडल कंस्ट्रक्शन क्या होता है, जब आप पहले का क्या करेंगे, निर्माण। चलो अब एक बार इससे सवाल पढ़ो जरा, क्या लिखा होगा, क्या लिखा होगा इसके अंदर, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शनल, तो क्या करेगा, ऑल, रिडल भी करेगा, मिस्ट्री भी करेगा, स्टोरी भी करेगा, रिडल। और जो लास्ट वाला नेक्स्ट क्या कहता है आपसे, कि आपको पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज वो सीखा होगा। बहुत अच्छा किया तुमने, है ना। कौन, बैठो भाई बैठो, ये कल का काम था जो आज पूरा हुआ है, आज का काम तो शुरू ही नहीं हुआ। वो अलग, वो इसलिए क्योंकि कल बच गया था ये। चलो एडिंग डालो, वर्क एजुकेशन। सर कहीं जा नहीं रहे, यही है। सर कहाँ जा रहे हैं, 2:30 बजे हैं अभी। हाँ तो जाना है, हाँ लेके आ जाना। हाँ कितने लोगों को छुट्टी चाहिए, हाँ तू तो आने से पहले छुट्टी मांगा कर, देख कितना ऊंचा हाथ उठाया है।